जय हिंद साथियों। मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो वह जो टॉपिक है वह है आपको, यानी कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है, उसी सॉल्यूशन को आज हम लोग करने वाले हैं। और इस सॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि 2022 में जो पूछे गए जो प्रश्न है, उस प्रश्न का हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे। इससे पहले भी 2023 के जो प्रश्न था उसका हम लोग एनालिसिस कर चुके थे। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग हमें यह बताएंगे कि हमारी आवाज़ जो है आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ठीक है ना। इसके अलावा आप मुझे देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सेशन को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और आप लोग अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक जो है सेशन को शेयर कर देंगे। तो साथियों, आप लोग हमें बताएंगे कि आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए, दिवाकर कुमार मौर्य, जय हिंद, ठीक है ना। चलिए, और मिस्टर बाबू, आप लोग पर्सनल जो है किसी के साथ जो है कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप बस पढ़ने आए हैं, पढ़िए, ठीक है ना। किसी के नाम वगैरह से आपको कमेंट नहीं करनी है। और आप लोग हमें सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये चीज बता दीजिए, आप मुझे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, आप जल्दी से बता दीजिए। उसके बाद जो है क्या करेंगे कि सेशन को शुरू करेंगे। चलिए जी सर। चलिए, और भी लोग बताइए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। उसके बाद सेशन को शुरू करेंगे, तो जल्दी से आप लोग हमें बता दें। चलिए, जय हिंद सर जी, जय हिंद सर जी। चलिए, हेलो सर, हेलो ऑल ऑफ यू। चलिए, जय हिंद सर जी, जय हिंद। आप लोग हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए मुझे, ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो गुरु जी, हेलो। चलिए, आप लोग आवाज़ को थोड़ा सा जो है बताएंगे हमें आवाज़ के बारे में, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जब तक सभी लोग जो है चलिए जी गुरु जी, सुन रहे हैं श्रवण कुमार यादव। चलिए, जय भीम सर, जय भीम, ऑल ऑफ यू, राम राम सभी लोगों को, ठीक है ना। चलिए जी, सुन पा रहे हैं। चलिए साथियों, तो आज के सेशन को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी आदमी जो है व्यक्तिगत जो है टिप्पणी नहीं करेंगे। आपको बस अपने पढ़ाई से मतलब रखना है। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, सॉरी शुरू करते हैं। और आप लोग सेशन को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। तो चलिए साथियों, 2022 का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, इस पे बात करते हैं। तो देखिए, कह रहा साथियों कि निम्न पुस्तकों में से कौन हम्बोल्ट द्वारा जो है वो आपको लिखित है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, उसके बाद कह रहा है आपको कासमास, उसके बाद है ऑप्शन सी जनसंख्या भूगोल, और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कासमास नामक जो आपको पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखित है, तो कहेंगे आपको अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। और हम्बोल्ट को जो है आधुनिक भूगोल का जो होता है वो आपको जनक कहा जाता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि बताइए कि आधुनिक भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो साथियों, आधुनिक भूगोल का जो जनक है वो आपको हम्बोल्ट को कहा जाता है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात देखिए कि इसमें ऑप्शन नंबर ए में एक चीज आया आपको, ऑस्ट्रेलिया का भूगोल। क्या है, ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया जो है एक महाद्वीप है, और याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का जो है वो आपको सबसे छोटा महाद्वीप है। इस बात को भी आपको याद रखना है कि यह सबसे छोटा क्या है, कि आपको महाद्वीप है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो आपको द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे तीन चीज याद रखिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए द्वीपों का जो महाद्वीप है या महादेश है वो किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया को। देखिए, ये चीज आप नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसी में पूछेंगे क्या जानते हैं कि प्रायद्वीपों का महादेश जो है किसे कहा जाता है। तो साथियों, प्रायद्वीपों का जो महादेश है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यह जो कहा जाता है वो आपको यूरोप को कहा जाता है। क्या है, यूरोप को कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आएगा महाद्वीपों का महाद्वीप, अगर पूछेंगे किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि महाद्वीपों का जो महाद्वीप है वो आपको एशिया को कहा जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि कॉपी कलम खोलकर बैठेंगे, जो चीज आपको अच्छे लगेंगे उसको क्या करना है, लिखते चलना है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोगों को सेशन अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना। और आवाज के संदर्भ में मुझे और भी कंफर्म कर देंगे, ठीक है ना। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उस पर बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, सुनिए साथियों। प्रश्न जो कर रहा है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है प्रत्यक्षवाद,
उसके बाद करें आपको संभववाद, फिर है आपको समुद्र विज्ञान, और उसके बाद जो है ऑप्शन डी मानववाद। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको समुद्र विज्ञान, क्योंकि समुद्र विज्ञान जो है ना वह आपको भौतिक भूगोल से क्या है कि आपको संबंधित है। इस बात को आपको याद रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में और पूछे जाते हैं, क्या जानते हैं कि भौतिक भूगोल का जो जनक है वो आपको किसे कहा जाता है? तो देखिए, तो भौतिक भूगोल का जो जनक है वो आपको पोलीडोनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आपको पोलीडोनियस को, इस बात को आपको याद रखना है। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो पोलीडोनियस को। चलिए, बहुत सारे लोगों का राइट आंसर जो है सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद यहाँ से एक चीज आपको और पूछे जाएंगे, क्या कि ये जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो साथियों मानव भूगोल का जो पिता है वो आपको फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि ये जो मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? फ्रेडरिक रेटजल। और यह आपको जर्मनी के क्या थे कि आपको भूगोलवेता थे। तो आपके एग्जाम में ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको पूछे जाएंगे। क्या है? पूछे जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे? बढ़िया से इसे देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कोई बात नहीं है, आप लोग अपने दोस्तों में भी सेशन को शेयर कर देंगे अगर आप लोगों को सेशन अच्छी लगती हो तो। देखिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो क्या है, उस पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करते हैं, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना। कमेंट करने के बाद हम देखेंगे कि आपकी समस्या क्या है। अगर हम आपके कमेंट को नहीं रीड कर पाए तो लास्ट में जो है, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा, वहां से हम देख लेंगे और सारे चीजों का जो है समाधान कर देंगे। चलिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सारे लोगों का। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है बाबू कि मसाई जनजाति संबंधित है किससे? तो देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, अंटार्कटिका से, और उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको यानी कि डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो मसाई जनजाति है वो आपको कहाँ से संबंध रखता है? तो साथियों मसाई जनजाति का जो संबंध है ना वो आपको अफ्रीका से। कहाँ से है? अफ्रीका से। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो अफ्रीका जो है, इस अफ्रीका को हम लोग अंध महाद्वीप के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। देखिए, अंध महाद्वीप कहेंगे, किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? अफ्रीका को। उसके बाद यहाँ से एक प्रश्न जो है आपसे और पूछे जाएंगे। क्या है? पूछे जाएंगे। देखिए क्या पूछा जाएगा, जानते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला जो महादेश है वो आपको कौन है? तो देखिए, तो सर्वाधिक प्रजनन दर वाला जो आपको महादेश है वो आपको कौन है? तो वह है आपको कौन, जानते हैं? प्रजनन प्रजनन दर वाला, ठीक है ना, आपको महादेश वह आपको अफ्रीका है। या यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है क्या कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो है वो आपको महादेश कौन है? तो देखिए, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला भी अगर पूछा जाए, ठीक है ना, तो वो आपको कौन है? तो कहेंगे अफ्रीका। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे, यह प्रश्न तो अक्सर पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महादेश कौन है? तो आप क्या कहोगे? अफ्रीका। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? तो आपको अंध महाद्वीप, या इसी को कहा जाता है आपको काला महाद्वीप। देखिए, जैसा भी प्रश्न आए आप इसे बढ़िया से देखते चलोगे, ठीक है ना। उसके बाद है और भी ऑप्शन में और भी महाद्वीप है, उस महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, बात करते। देखिए, आप लोग इसको नोट करते भी चलिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। और वैसे भी आपको भूगोल में जो प्रश्न होते हैं ना, थोड़ा सा जो होता है आपको डिफिकल्ट प्रश्न एक आध पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, अभी हम इसके बारे में बात किए थे। उसके बाद है आपको यूरोप, तो यूरोप को जो है प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद है आपको अंटार्कटिका। तो देखिए, तो अंटार्कटिका को हम लोग श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। क्या है? श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो है लोग केवल शोध संस्थान करने के लिए क्या होते हैं कि आपको जाते हैं। यहाँ पर अस्थायी रूप से जो है कोई भी मानव जो है आपको नहीं बसा हुआ है। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है और जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आइए, चलिए चुनचुन कुमारी सर हम सुन पा रहे हैं, हेलो सर, लव द कंट्री। चलिए बिल्कुल लव द कंट्री भाई साहब। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, क्योंकि मसाई जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो कहेंगे आपको अफ्रीका से। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध जो है किससे है? तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है जनसंख्या घनत्व, उसके बाद कह रहा है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, फिर है आपको जनसंख्या साक्षरता से। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा पुरुष एवं महिला
जनसंख्या से, क्योंकि देखिए आयु लिंक पिरामिड में क्या होता है, सबसे पहला बात आपको समझना है कि इसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को क्या होता है कि एक पिरामिड के माध्यम से क्या होता है कि आपको दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो जनसंख्या में आते हैं कौन, तो जनसंख्या में महिला और पुरुष आएंगे, बच्चे आएंगे, यही सब आएंगे। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक चीज आया जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे समझिए। तो जनसंख्या घनत्व 2 नंबर में ये परिभाषा आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के औसत संख्या को क्या कहा जाता है, तो आपको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। गांठ बांध के सुन लो, 2 नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं, तो आप कहोगे कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जो औसत संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपको कौन है, तो वो आपको अपना बिहार है, जहां आपको 1106 व्यक्ति जो होते हैं वो आपको प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या होते हैं कि आपको निवास करते हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लेंगे। आगे देखिए क्या कर रहा है, ठीक है ना। मिस्टर बाबू सर ठंड लग रहा है बहुत जोर से, तो जाइए कंबल में घुस जाइए, ठीक है ना। ठंडा का तो वही एक उपाय है, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपको कौन है, तो देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेंगे तो हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। और साथियों अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको कितना है जानते हैं, तो यह आपको 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए आप लोग बच्चे अनावश्यक कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट कीजिए। और अन्य बच्चे जो है ठीक है ना अनावश्यक कमेंट पर कोई रिएक्शन भी जो है वो आपको नहीं करेंगे, समझ गए ना। इससे क्या होती है कि आपकी क्लास जो होती है वो आपको रुकती है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसी चीज को आपको बढ़िया से समझना है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको कितना है, यह पूछा जा रहा है, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार। तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या घनत्व था वो आपको 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो इसको आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से एक चीज आपको समझना है कि 2011 के अनुसार पूछ दिया है। अब यहाँ से अगर हम पूछेंगे कि 2001 के अनुसार कितना था, तो वह था आपको 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्या जानते हैं कि भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो देखो बाबू भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ना वो आपको कौन है, वो आपको बिहार है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कहेंगे तो वह आपको अरुणाचल प्रदेश है। कौन है, अरुणाचल प्रदेश। और ये सारा डाटा जो हम आपको दे रहे हैं 2011 के अनुसार। तो देखिए तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस चीज को आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर अगर ऑप्शन में क्या रहे कि बिहार ना रहे तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे। तो देखिए तो अगर ऑप्शन में बिहार नहीं रहेगा ना तो देखिए तो वह उसके बदले में आपको पश्चिम बंगाल दिया रहेगा, क्योंकि दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपको पश्चिम बंगाल है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो देख रहे हैं 5 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए आइए, तो सारे लोग अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों, क्लास अच्छी लगती हो, तो आप लोग अपने दोस्तों में भी से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए आगे क्या करा इस पे बात करते हैं। देखिए सुनिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके बाद है सुचित्रा सेन, महबूब उल हक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको महबूब उल हक। और एक चीज याद रखिएगा कि मानव विकास सूचकांक जो होता है पूरे विश्व स्तर पर जो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी वो आपको 1990 में प्रकाशित हुई थी। और इस मानव विकास सूचकांक को जो तैयार किए थे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, क्या आती है, एक बात आती है, क्या जानते हैं ये जो मानव विकास सूचकांक है यह आपको किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो देखो बाबू मानव विकास सूचकांक जो होता है ना वह आपको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए सारे लोगों का आंसर जो है बिल्कुल सही आया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्या करा है, ये जो मानव विकास सूचकांक है कौन जारी करता है,
तो वो आपको यूएनडीपी मतलब कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, इसी के द्वारा जो होता है पहली बार मानव विकास रिपोर्ट को 1990 में क्या होता है कि आपको जारी किया जाता है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और यह जो यूएनडीपी है यह आपको क्या है, यूएनओ का क्या है कि आपको एक संस्था है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो क्या है। सभी लोगों को राम राम। आगे देखिए क्या कर रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए, और एक चीज और यहाँ पर जान लीजिए, मनमोहन सिंह, ठीक है ना, इनके बारे में तो आपको एक चीज जानना है। तो मनमोहन सिंह को हम लोग भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता कहते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता जो है वह किन्हें कहा जाता है। तो देखिए, तो भारत में आर्थिक उदारीकरण का अगर हम पिता कहेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। और भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनके नोटों पर भी क्या होता है कि आपको हस्ताक्षर मिलते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। इसका राइट आंसर आप लोग सही दिए हैं, सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा है, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको अच्छे से चलिए, और आप लोग हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, एक बताइएगा, ठीक है ना। जिनको भी प्रॉब्लम हो आगे देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किस में प्रसन्नता को प्रगति का माप जो है वो आपको माना गया है। तो देखिए, यानी कि प्रसन्नता को प्रगति का माप मतलब कि जो व्यक्ति जितने प्रसन्न है वह उतना ज्यादा क्या है कि आपको प्रगतिशील है, यह कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन एक कह रहा है भूटान, भारत, क्यूबा, रूस। तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा पड़ोसी देश जो है आपको भूटान। और एक चीज याद रखिएगा कि भूटान की राजधानी कहाँ है, यह भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो साथियों भूटान की जो राजधानी है वो आपको थिम्पू है। कहाँ है, थिम्पू है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है भारत, भारत की राजधानी, ये भी याद रखिएगा क्योंकि भूगोल में राज्य राजधानी भी पूछ दिए जाते हैं। नई दिल्ली। क्यूबा, इसकी राजधानी जो है वो आपको हवाना, ठीक है ना, कहाँ है, हवाना। और ये जो क्यूबा है, ठीक है ना, इसको कहा जाता है, आपको क्या जानते हैं, तो आपको चीनी का कटोरा कहा जाता है। यानी कि विश्व में चीनी का कटोरा क्या है, विश्व में जो है वो आपको चीनी का जो है वो आपको कटोरा कहा जाता है। देखिए बाबू, धीरे धीरे जो है हम सारे बैच को लेकर आएंगे। कारण क्या है कि देखिए हमारे पास जो होते हैं समय बड़ा कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑफलाइन बैच इतने ज्यादा होते हैं कि हम उसी में परेशान रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आए, तो आपको आप अच्छे से सारे चीजों को तैयारी जो है कर सके। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। अब है आपको रूस। तो रूस की जो राजधानी है वो आपको मॉस्को है। क्या है, मॉस्को है। और एक चीज याद रखिएगा कि दुनिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो देश है ना वो आपको रूस ही है। क्या है, रूस ही है। तो ये जो देख रहे हैं आप 7 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो राज्य राजधानी से संबंधित चीजों को भी आपको देख लेना है। आइए, उसके बाद वीरेंद्र कुमार का एक कमेंट है, साइकोलॉजी सर मेरा कमजोर है। बाबू कोई बात नहीं है, साइकोलॉजी को हम लेकर आएंगे समय समय पे, ठीक है ना। देखें यहाँ धीरे धीरे सारे चीजों को देखेंगे। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या करा है इस पे बात करते हैं। और आप लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके जरूर बताओगे। और ये जो वीडियो है ये आपके लिए चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं। चलिए आइए, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग राज यादव। चलिए आइए देखिए यहाँ सुनिए। कह रहा है बाबू निम्न में से कौन कलाहारी मरुस्थल की क्या है कि आपको जनजाति है। तो देखिए, तो ये जो कलाहारी मरुस्थल है ना ये आपको उत्तर पश्चिम अफ्रीका में क्या है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में यह जो है वो आपको स्थित है। सबसे पहली बात आपको यह याद रखना है। और कलाहारी मरुस्थल में देखिएगा तो आपको बुशमैन जनजाति जो है वो आपको पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बुशमैन। बाकी इसमें और भी ऑप्शन है, उस ऑप्शन के संदर्भ में थोड़ा सा क्या करते हैं कि आपको समझते हैं क्या कर रहा है, सुनिए। अब है आपको रोका। क्या है, रोका। तो देखिए, तो रोका जो है वो आपको क्या है, तो ब्राजील में जो आपको स्थानांतरित कृषि होती है उसको कहा जाता है आपको रोका। क्या कहा जाता है, रोका, ठीक है ना। उसके बाद है आपको मसाई। तो मसाई जो है बाबू रे ये आपको अफ्रीका की क्या है कि आपको एक जनजाति है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो है सोमांग। तो सोमांग जो है वह आपको मलेशिया की क्या है कि आपको एक जनजाति है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और बड़ा ही खतरनाक जनजाति में इसकी क्या होती है कि आपको गिनती होती है। तो देखो, तो ये सेमांग मतलब सोमांग हो गया, मसाई हो गया, ये सब जो है आपको एक जनजाति है। बुशमैन हो गया वो आपको एक जनजाति है। जबकि रोका जो है वो आपको क्या है, तो कहेंगे ब्राजील में होने वाली जो स्थानांतर मतलब स्थानांतरित कृषि होती है या काटो और जलाओ कृषि होती है, ठीक है ना, या कर्तन या दहन कृषि होती है, उसी को कहा जाता है आपको
रोका क्या कहा जाता है, रोका कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। और ब्राजील की जो राजधानी है वो आपको ब्रासिलिया है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आइए क्या कर रहा है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए हम मसाई के बारे में जो सारी चीज आपको बता दिए हैं, आगे देखते हैं क्या कर रहा है। सुनिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। देखिए एकल कृषि का उत्पाद करने का मतलब क्या होता है कि आपको एक बार में ही उसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए फसल को, ठीक है ना। फिर आपको अगली फसल बोने के लिए क्या होता है कि आपको बोना पड़ेगा, फिर आपको अगला फसल जो होगा वो आपको तैयार होगा। तो ऐसे फसल के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए रबड़ हो गया, उसके बाद यह देखिए केला है, क्या है, केला है, ठीक है ना। केला नहीं बुझा रहा है, देखिए केला, हाँ थोड़ा सा और आ जाओ इधर, केला, ये हो गया केला। उसके बाद है आपको चाय, क्या है, चाय, और डी करा है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना यह आपको सभी हो जाएगा। अब आइए अब इन फसलों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। क्या देखिए कि रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो देखिए तो भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ना बाबू वो आपको केरल है, क्या है, केरल है। केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहेंगे तो ये आपको तमिलनाडु है, क्या है, तमिलनाडु है। बहुत सारे बच्चे के मन में आया होगा हाजीपुर बिहार, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहेंगे भारत में तो वो आपको असम है, क्या है, असम है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। वैसे चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर कहा जाए तो आपको कौन हो जाएगा, असम। और सबसे बड़ा उत्पादक देश कहेंगे तो वो हो जाएगा आपको चीन। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो ये जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वह इसका बिल्कुल क्या है कि आपको राइट आंसर है। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या करा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा बाबू कि निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है। और बताए थे रूस के बारे में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का अगर सबसे बड़ा देश पूछेंगे तो वो कौन है बताइए थे। तो वो आपको रूस है, क्या है, रूस है, ठीक है ना। और रूस की राजधानी कहाँ है तो वो आपको मॉस्को है, कहाँ है, मॉस्को है। सबसे पहला बात ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, मॉस्को, ठीक है ना। हाँ मॉस्को चिकना आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए देखिए यहाँ पे ये हो गया आपको मॉस्को, क्या है, मॉस्को। अब देखिए तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा शहर है जो आपको रूस में स्थित है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है टोक्यो। तो देखो बाबू टोक्यो जो है वो आपको जापान में, कहाँ है, जापान में। तुला जो है वो आपको रूस में है। संघाई कहेंगे तो ये आपको चीन में। आईएसएन कहेंगे तो ये हो जाएगा आपको जर्मनी में। तो आप लोग इसमें से देख कर बताइए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा। सारे लोगों का आंसर जो है सही होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए देखने से पता चल रहा है, ठीक है ना, आंख मूंद कर इसका ऑप्शन जो मारेंगे ना बिन नंबर वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है, क्या है, सही है। तो देखिए तो यहाँ से एक चीज आप और भी याद रख सकते हैं कि दुनिया में जो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो आपको देश है वो कौन है, चीन है, क्या है, चीन है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। पहले था आपको कौन जानते हैं, पहले स्थान पर वो आपको चीन था, लेकिन हम उसको पछाड़ कर क्या है कि आपको दूसरे स्थान पर चले गए। चलिए अब कर है क्या कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, नहीं बाबू रे, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो आपको चीन है। नए डाटा को जाकर आप देखिए और दूसरे स्थान पर जो है वो हमारा क्या है तो आपको भारत है, ठीक है ना। चाय का सबसे ज्यादा उपभोग करने वाला देश अगर पूछेंगे तब वो आपको भारत हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ा उपभोक्ता देश में हम आते हैं, ठीक है ना। कि चाय का उत्पादन भी किया, सबसे ज्यादा उसका उपभोग भी करने वाले हम हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए। कह रहा है एसेन अवस्थित है। अभी जस्ट आपको बताए थे कि एसेन जो है आपको कहाँ अवस्थित है। अरे का भाई साहब अंदर प्रवेश कर गया लगता है। ओहो भागो भागो तुम जल्दी, देखो यहाँ मसल देंगे ही मैंने, तो भाग जाओ। देखो क्या कह रहा है सुनिए, एसेन अवस्थित है, क्या है, एसेन अवस्थित है कहाँ यह पूछा जा रहा है। तो देखिए एसेन के बारे में चर्चा कर रहा है। तो देखिए जर्मनी, उसके बाद कर रहा है आपको भारत, क्या है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो देखो बाबू एसेन जो है ना वो आपको जर्मनी में, कहाँ है, जर्मनी में। और एसेन जो है ना वो आपको जर्मनी का क्या है तो आपको एक खनिज संपदा वाला जो है वो आपको मतलब क्या है कि जानते हैं कि आपको मतलब क्षेत्र है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत, तो जर्मनी की राजधानी भी पहले जान लीजिए। तो यह आपको बर्लिन है, क्या है, बर्लिन है, इस बात को आपको याद रखना है। और यह आपको यूरोप का एक क्या है कि आपको प्रमुख देश है, मतलब यूरोप महादेश का। और भारत जो है कहाँ पड़ता है तो यह आपको एशिया में, क्या है, एशिया महादेश में, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको क्या जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। उसके बाद है अफ्रीका, इस बात को याद रखिएगा। इसे हम लोग अंध महाद्वीप के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, या इसी को कहा जाता है आपको काला महाद्वीप, क्या कहा जाता है,
तो आपको काला महाद्वीप। देखो बाबू, या इसी को कहा जाता है क्या, एक चीज और कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो है आपको महाद्वीप, मतलब कि अफ्रीका में प्रजनन दर जो है वो आपको क्या है कि सभी महाद्वीप से सबसे ज्यादा है। वैसे भी जानते होइएगा कि जहां पर क्या होता है कि आपको शिक्षा की कमी होती है, वहां पर आपको प्रजनन दर जो होते हैं वो आपको ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। और आज भी देखिएगा कि अफ्रीका में आपको लगभग 54 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 54 देश आते हैं। और 54 देशों में से कुछ ही देशों की क्या है कि स्थिति आपको अच्छी है, नहीं तो वहाँ सबसे ज्यादा आपको भुखमरी की जो है वो आपको समस्या है, ठीक है ना। तो देखिए, तो गरीब आदमी में जो होते हैं ना, वो आपको बच्चे पैदाइश करने की क्षमता जो होती है वो आपको अधिक होती है, क्योंकि उनके लाइफ में किसी प्रकार का कोई प्लानिंग नहीं होता है। गरीब आदमी के लिए बस यही होता है, लाइट कटा और प्लानिंग, बाकी उसका कोई जो होता है जीवन में सही ढंग से देखिएगा तो प्लानिंग नहीं होता। इसी वजह से गरीब क्या होता है कि आपको गरीब रह जाता है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा आपको एक महान अर्थशास्त्री जो थे जिनका नाम है रैगनर नक्स, उन्होंने ही कहा था कि गरीबी गरीबी को क्या करती है कि आपको जन्म देती है। तो देखिए, तो अफ्रीका के साथ वही चीज क्या है कि आपको लागू है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसमें पूछेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है, तो देखो बाबू, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप की अगर बात आएगी तो वो आपको एशिया है। क्या है? एशिया है। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके पास है? एशिया के पास है। देखिए, दुनिया का 33% क्षेत्रफल कौन रखता है जानते हैं? तो आपको एशिया रखता है। क्या रखता है? एशिया रखता है। और दुनिया के 60% जनसंख्या जो किसके पास है, तो वो आपको एशिया के पास है। किसके पास है? एशिया के पास है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है ना। और आप लोगों को सेशन अच्छी लगती हो दोस्तों, तो आप लोग अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितने ग्रुप है सभी ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना। और लाइक के बटन के साथ भी थोड़ा बहुत खेला कीजिए, ठीक है ना। और एक ही बार लाइक करना है, दो बार लाइक नहीं करनी है। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। अगला क्या करा है इस पे बात करते हैं। देखिए सुनिए, कौन करा है कि कौन पेशागत कॉलर का रंग जो है वो आपको नहीं है। यानी कहने का मतलब हुआ कि कॉलर के माध्यम से जो होता है ना, वो आपको श्रमिकों का वर्गीकरण किया गया कि किस कॉलर का श्रमिक किस में होगा, ठीक है ना, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें कर रहा है नीला, लाल, काला, गुलाबी। तो देखिए, तो ये नीला देख रहे हैं, ये भी आपको क्या है कि कॉलर का रंग है, श्रमिकों के कॉलर का रंग। लाल ये भी है, ठीक है ना, गुलाबी भी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपको काला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कॉलर के माध्यम से श्रमिकों को बांटा गया है कि कौन से श्रमिक जो है किस कार्य में लगा हुआ है। यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए श्रमिक होते हैं उसका कॉलर का रंग अलग होता है, जो द्वितीय क्षेत्र में लगे होते हैं उसका अलग होता है, जो तृतीय क्षेत्र में लगे होते हैं उसका क्या होता है कि कुछ अलग होता है, ठीक है ना। इसी चीज को यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है बाबू, अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है वकील, उसके बाद कह रहा है आपको नाई, फिर है धोबी, इनमें से सभी। तो देखिए, तो पेशेवर सेवा की अगर बात किया जाए तो इसमें आपको वकील आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वकील आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए सुनिए, कह रहा है कि चाय की खेती कहाँ की जाती है। तो देखिए, सामान्यतः चाय की खेती जो होता है धर्मेंद्र बाबू, वह आपको पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। हमारे भारत में आइएगा तो आपको असम, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा आपको नीलगिरी की पहाड़ी पर जो होते हैं वो आपको की जाती है, ठीक है ना। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं सेवा, यह आपको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपको तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, या आप कह सकते हो कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्या? तो आपको सेवा, इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए, बिल्कुल सभी लोगों का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इसे हम लोग देखते हैं। आइए, कह रहा है कि किस मार्ग का उपयोग, ठीक है ना, अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच क्या होता है जानते हैं कि आपको व्यापार के लिए होता है। तो देखिए, कह रहा है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, सुएज मार्ग, पनामा मार्ग, केप मार्ग। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपको उत्तरी अटलांटिक मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटलांटिक मार्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिए। थोड़ा सा इसमें जो है टेक्निकल इशू जो है वो आपको आ रही है, इस इशू को हम सही कर रहे हैं क्योंकि इसका पावर कट जो हो रहा है, ठीक है ना, बार बार। चलिए, नहीं, पावर कट जो है हमें देखने में दिक्कत थी, सही है। आइए सुनिए, तो देखो अब क्या कर रहा है कि किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है। तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उसके बाद है आपको स्वेज मार्ग, इस पर थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानिए कि ये जो स्वेज नहर है, यह व्यापार के लिए 1869 में क्या होता है कि आपको खोला जाता है। और एक चीज याद रखिएगा कि स्वेज नहर जो है ना, क्या है? स्वेज नहर, ध्यान से सुनिएगा, यह आपको
विश्व का सबसे बड़ा क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको जहाजी नहर है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा जहाजी नहर क्या कहेंगे? तो आपको यानी कि स्वेज नहर। और स्वेज नहर जो है स्थल के काट कर जो है वो आपको बनाया गया है। तो स्वेज नहर जोड़ता किसे है? तो देखिए स्वेज नहर बाबू रे भूमध्य सागर क्या है? भूमध्य सागर। और क्या होता है जानते हैं कि जो लाल सागर है उसे यह क्या करता है कि आपको जुड़ता है। और स्वेज नहर पर अगर हम एकाधिकार की बात करेंगे तो स्वेज नहर पर जो एकाधिकार है वो आपको मिस्र का है, क्योंकि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण जो होता है, ठीक है ना, 1956 में जो होता है वो आपको मिस्र के द्वारा किया जाता है। और कर्नल नासिर जो होते हैं स्वेज नहर के क्या करते हैं कि आपको राष्ट्रीयकरण करते हैं। तो ये सभी बात आपको अच्छे से याद रखना है। स्वेज नहर के बन जाने से भारत और अमेरिका के बीच में जो दूरी होती है, ठीक है ना, वो आपको लगभग आपको 4000 किलोमीटर कम हो जाती है। भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो जाती है। और स्वेज नहर के बनने से भारत में अगर सबसे अधिक किसी को लाभ हुआ तो वह बंदरगाह था आपको मुंबई। और मुंबई जो है क्या है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपको ये हो जाएगा। और जहां भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या करा है, सुनिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच जो है महामार्ग है? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, क्या है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको कनाडा हो जाएगा। और मेरे हीरो एक चीज आप लोग याद रखना, ठीक है ना, कि कनाडा की राजधानी जो है वो आपको कहाँ है, क्योंकि राज्य राजधानी पूछे जाते हैं। तो देखो बाबू कनाडा की जो राजधानी है ना वो आपको ओटावा है। कहाँ है? ओटावा है। और भारत की राजधानी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। भारत की जो राजधानी है वो तो आप सभी लोग जानते हैं कि नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आपको देखिए ऑस्ट्रेलिया, इसकी जो राजधानी है केनबरा है। कहाँ है? केनबरा है। और इधर जो है आपको दक्षिण अफ्रीका, इसकी जो राजधानी है वो आपको केप टाउन है। क्या है? केप टाउन है। इसके अलावा जो है वो आपको ब्लोम फंटेन है। क्या है? ब्लोम फंटेन है। देखिए तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताओगे कि इसकी एक राजधानी जो है हम कौन सा छोड़े हैं, यह आपको बतानी है, ठीक है ना। चलिए तो सुनिए, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी में आइएगा तो आपको केपटाउन हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा जो हो गया वो आपको ब्लोम फंटेन हो गया। क्या हो गया? ब्लोम फंटेन हो गया, ठीक है ना। एक राजधानी और है जिसका नाम पोस है। क्या है? पोस है, ठीक है ना। तो आप लोग हिंट दे दिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चाहे हम ही बता देते, नहीं तो कहीं आप लोग गलती कुछ बता दिए तो देखिए, तो इसकी जो आपको 3 राजधानी जिसमें से एक क्या है कि आपको प्रिटोरिया भी है। कहाँ है? प्रिटोरिया भी है। तो देखिए तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न कभी कभी जो होते हैं वो आपको पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है ना, इस प्रश्न का। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताइए, ठीक है ना। मोहम्मद मुन्ने आलम, मौत के ठिकाना लगता है जिनके कर्मों में खून है। मैं तो अनिल आर्ट में पढ़ता हूँ, मेरे पढ़ाई में ही जुनून है। वाह भाई साहब क्या बात लिखते हो। चलिए सारे लोग बाबू रे अपने दोस्तों में भी सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और आप लोग अंत तक बने रहेंगे ताकि हम भी जो है आपके लिए काफी जो है आ, अच्छे से पढ़ा सके, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को देखने के बाद ही हमारा जो है वो आपको जेनून है। चलिए आइए शशि रंजन कुमार, हाय सर, हाय। चलिए ऑल ऑफ यू। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, अगले प्रश्न को चलते हैं। आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है समझिए, एयर इंडिया क्या है? एयर इंडिया सब आदमी जानते होइएगा कि एयर इंडिया जो है भारत के क्या है कि अब निजी क्षेत्र की एक कंपनी बन चुकी है। क्या है? बन चुकी है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, पहले जो था यह क्या था जानते हैं कि आपको सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी, लेकिन आपको अब जो है इसका अधिग्रहण टाटा ने कर लिया। मतलब पहले जिसका यह कंपनी था उसी का फिर से क्या हो गया, यह कंपनी हो गई। तो सुनिए, तो कह रहा है एयर इंडिया किससे संबंधित है? तो इंटरनेट से, उपग्रह से, वायु मार्ग से, महामार्ग से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको वायु मार्ग से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? वायु मार्ग से। अब देखो बाबू कि अगला प्रश्न इसमें से और भी आ सकते हैं। इंटरनेट, तो देखिए दुनिया में इंटरनेट की शुरुआत होती है 1969 में। इस बात को आपको याद रखना है। और इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से होती है जानते हैं? तो यह आपको अमेरिका से होती है। कहाँ से होती है? अमेरिका से। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि बताइए कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है वो आपको कब हुई थी? तो देखिए तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो होती है 15 अगस्त 1995 को। यह आपको भारत में इंटरनेट की क्या होती है? शुरुआत होती है। लेकिन इंटरनेट जो लोगों को मिलना शुरू होता है ना वो आपको 1998 से। तो ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर यहाँ पर आ गया उपग्रह जिसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। तो दुनिया का जो पहला उपग्रह था वो आपको स्पुतनिक था, जो आपको
सोवियत संघ के द्वारा क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। कृत्रिम उपग्रह की हम अगर बात करें तो ठीक है ना, महामार्ग मतलब हो गया कि आपको सड़क से संबंधित जो मार्ग होते हैं उसी को महामार्ग जो है वो आपको कहा जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो देखिए, तो चाहे वो वायु मार्ग हो, चाहे वो आपको सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, ठीक है ना, पाइपलाइन हो, क्या हो, पाइपलाइन हो, ठीक है ना, ये सभी जो है वो आपको परिवहन के माध्यम है, या आपको जल मार्ग हो, क्या हो, जल मार्ग हो। तो ऑप्शन नंबर जो ये है ये इसका राइट है। चलिए, तो आप लोग एक क्वेश्चन कमेंट करके बताएंगे। एक हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, आप उसका आंसर दीजिएगा कमेंट में, कि बताइए कि भारी सामानों को ढोने के लिए, ठीक है ना, किस परिवहन का प्रयोग जो है सबसे अधिक किया जाता है, यह आपको बताना है, ठीक है ना। जब तक हम चलते हैं अगले प्रश्न को, तो इसका राइट आंसर ए हो गया। चलिए देखिए आगे, आप लोग आंसर जो है जल्दी से देंगे, ठीक है ना। क्या करा नहीं करा इस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। चलिए देखिए, अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो आपको किस देश में है, यही प्रश्न आपसे जो है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो बाबू, तो ये जो देख रहे हैं यूरोपीय संघ, इसको कहते हैं ईयू। क्या कहते हैं, ईयू मतलब यूरोपीय यूनियन। और यूरोपीय संघ जो बना था ना, वो आपको कब बना था जानते हैं, 1992 में। क्या है, 1992 में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, यह पूछा जा रहा है। देखिए, रूस, बेल्जियम, जर्मनी, कनाडा। देखिए, अब यहाँ से इसकी राजधानी आपको जानना क्या है, कि आपको जरूरी है, क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या कर रहा है सुनिए, अगला प्रश्न जो है, किसी का जो है हम जो प्रश्न पूछे थे उसका आंसर जो है सही आपको नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आइए सुनिए, तो ये जो कनाडा है इसकी राजधानी क्या है, पहले ये जान लीजिए, ओटावा में। कहाँ है, ओटावा में। जर्मनी की राजधानी क्या है, तो आपको बर्लिन है। आपको यहाँ से अब आंसर आ जाएगी, ठीक है ना। बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो कहेंगे ब्रुसेल्स है। कहाँ है, ब्रुसेल्स है। और उसके बाद है बाबू रूस। रूस की जो राजधानी है वो आपको मॉस्को है। कहाँ है, मॉस्को है। तो देखिए, तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है, क्या है, प्रश्न आ रहा है क्या, कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है कहाँ है। तो देखो बाबू, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ना, वो आपको कहाँ है जानते हैं, तो वो आपको ब्रुसेल्स है। देखिए, वो जो हम प्रश्न पूछे थे कि आपको भारी सामान को ढोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो होगा आपको जल परिवहन। क्या हो जाएगा, जल परिवहन। देखो यहाँ, तो ये जो यूरोपीय संघ है इसका मुख्यालय क्या है, ब्रुसेल्स में। और यूरोपीय संघ में अभी जो सदस्य देश है वो आपको 27 देश जो है इसके क्या है, कि आपको सदस्य है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसीलिए आपको राज्य राजधानी भी जानना क्या है, कि आपको जरूरी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ठीक है ना, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए, अरे बाबू, भारी सामानों को ढोने के लिए ना हम लोग जल परिवहन का क्या करते हैं, कि आपको यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, इस पे हम लोग बात करते हैं। आइए, कह है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको समझिएगा, ठीक है ना। और इस प्रश्न में बाबू आपको थोड़ा सा समय लगेगी, ठीक है ना, पहले बता दे रहे हैं, थोड़ा सा क्या होगा, कि आपको समय लगेगी। देखिए क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है आपको ओपेक, उसके बाद कह रहा है दक्षेस, उसके बाद है आपको आसियान, फिर है आपको इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपको दक्षेस। दक्षेस मतलब हो गया कि आपको सार्क। क्या हो गया, सार्क, ठीक है ना। तो सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं सार्क, इसका गठन जो होता है 7 से 8 दिसंबर कितना को जानते हैं, 1985 को। और इसका मुख्यालय बनाया जाता है काठमांडू में। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। यह दक्षिण एशिया के देशों का क्या है, कि आपको एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश जो है वो आपको आते हैं, क्योंकि इसमें सदस्य देश जो है ना वो आपको 8 है। क्या है, 8 है। तो आइए हम जानते हैं कि आपको सार्क के सदस्य देश जो है वो आपको कौन कौन है। इसको हम थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से क्या है जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो जो सार्क का मेंबर है, क्या है, सार्क का मेंबर है बाबू, तो सार्क के सदस्य देश को हम लोग कैसे जान सकते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक को आपको अपना लेना है, ठीक है ना। तो देखिए वो ट्रिक क्या है, इस पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए, वो ट्रिक हो जाएगा श्री, क्या है, श्री भाभू। देखिए याद रखिएगा, श्री भाभू ने क्या किया जानते हैं, तो आपको बाप का माल, किसका माल, बाप का क्या किया जानते हैं, माल जो था वो आपको अफगानिस्तान को दे दिया। किसको दे दिया, अफगानिस्तान को दिया। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। मतलब कि श्री भाभू नाम का एक जो था आपको उबारा लड़का था, ठीक है ना, उसने क्या किया कि अपने बाप के माल को किसको दे देता है जानते हैं, तो वो आपको अफगानिस्तान को दे दिया, क्योंकि वो तो कमा कर रखा नहीं था, ठीक है ना, वो उसके पिताजी का माल था, सब का सब जो है बट दिया। तो देखिए यहाँ पर सुनिए, तो सी से जो हो जाएगा वो आपको श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रीलंका। उसके बाद भात से जो हो जाएगा वो आपको भारत हो जाएगा। भू से जो हो जाएगा बाबू रे वो आपको भूटान हो जाएगा। और उसके बाद ने से जो हो जाएगा वो आपको
नेपाल हो जाएगा। इन चीजों को भी आपको याद रखना है। उसके बाद से जो हो जाएगा वो आपको बांग्लादेश, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। और उसके बाद से जो हो जाएगा वो आपको पाकिस्तान। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, तो बस इस रामबाण ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा। कोमा में चला गया, माल से जो हो जाएगा वो आपको मालदीव हो गया, और उसके बाद जो है अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से सार्क में टोटल जो सदस्य देश है वो आपको कितने हैं जानते हैं, तो आपको 8 है। और सार्क में जो सबसे बाद में जुड़ने वाला जो देश है वो आपको कौन है, अफगानिस्तान, जो 2007 में क्या हुआ था कि आपको जुड़ा था। इधर देखिए कि आपको आसियान है, तो आसियान का गठन होता है 1967 में, इसको भी आपको याद रखना है। ओपेक का गठन होता है 1960 में। तो यहाँ से इसके मुख्यालय को केवल जान लीजिए क्या कर रहा है। तो देखिए आसियान का मुख्यालय कहेंगे तो ये आपको जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी। और ओपेक का मुख्यालय जो है वो आपको बियाना है, बियाना जो है ऑस्ट्रिया की क्या है कि आपको राजधानी है। तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। और क्लास कैसी लग रही है इस संदर्भ में भी आप लोग थोड़ा सा हमें चर्चा करके बताएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर क्या है, तो आपको बी है, ये देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। साथियों देखिए 2 घंटे की क्लास है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार जब सारे चीजों का एनालिसिस कर लेंगे बढ़िया से तो फिर बाद में समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है ना। और सारे लोग जो है, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो तब, ठीक ना। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा दोस्तों में भी शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है ना। काफी मेहनत से जो है आप लोगों के लिए जो है इस प्रकार के क्लास को हम लाते हैं, ठीक है ना। देखिए आइए सुनिए, ऑप्शन नंबर बी जो है आप आंसर दे रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसमें नहीं होगा बाबू। देखिए क्या कर रहा है कि कारवार पतन कहाँ है यह पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ सुनिए, तो ऑप्शन एक कर रहा है आपको क्या जानते हैं, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में। तो देखो बाबू इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपको कर्नाटक, क्या हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो कर्नाटक में एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी है, भारत के जो 13 बड़े बंदरगाह है उसमें से एक बड़े बंदरगाह भी है जिसका नाम है आपको न्यू मंगलोर। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। और पश्चिम बंगाल में भी एक बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, तो वो आपको कोलकाता है, क्या है, कोलकाता है। और इधर देखिएगा तो गुजरात में भी एक बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, तो आपको कंडला है। देखिए और यहाँ से कुछ चीज हम और भी क्या करेंगे कि आपको जानेंगे, ठीक है ना। क्या जानेंगे इस पे भी चर्चा करते हैं। देखिए गुजरात जो है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला क्या है कि आपको राज्य है, ठीक है ना। उसके बाद पश्चिम बंगाल दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या है कि आपको राज्य है। उसके बाद बिहार जो है ये आपको जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे आगे है, क्या है, सबसे आगे है। तो देखिए तो ये सब बात आपको याद रखना है। और एक चीज और याद रखिएगा कि थोड़ा सा पॉलिटिकल की भी बात कर लेते हैं। बिहार में लोकसभा की जो है 40 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, है ना। गुजरात में जो है लोकसभा की जो है वो आपको कितनी है, तो आपको 26 सीटें हैं। तो इस सब बात भी आपको थोड़ा बहुत क्या करना है कि आपको याद रखना है। बड़ा अच्छा लगेगा अगर कम्बिनेशन कर करके पढ़िएगा, सबको जोड़ जोड़ के पढ़िएगा, चेन बना बना कर, बड़ा मजा आता है पढ़ने में, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल सही है कि कारवार पतन कहाँ है, ठीक है ना। ये एक छोटा बंदरगाह है जो कि आपको कर्नाटक में है। चलिए आइए अब हम चलते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कर रहा है ओपेक, देखिए क्या कर रहा है कि आपको ओपेक, ठीक है ना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका गठन जो होता है 1960 में, यानी कि यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। और ओपेक में अगर हम सदस्य की बात करेंगे कितनी है, तो आपको 14 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है ना। और इसका जो मुख्यालय है बाबू वह आपको वियना है, इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो आप ओपेक देख रहे हैं ना, यह ओपेक है क्या, सबसे पहला बात, ठीक है ना। ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का क्या है कि आपको एक संगठन है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए देसी बॉय फ्री फायर का कमेंट आया, सर बहुत हैंडसम लग रहे हैं। देखो मजाक नहीं करना भाई, सच में सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग दिल से बताना भाई, ठीक ना, क्योंकि जैसे ही क्लास से आए हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से आपकी क्लास जो है हम ले रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा बताइएगा सच में सुंदर लग रहे हैं कि नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। आप लोग ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप सभी लोगों को। आप लोग बस मेरे साथ जो है लाइव में बने रहिए जब तक हम हैं। आइए देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। देख रहे हैं सबका शादी हो रही है, बगल से साउंड सुनाई दे रही है, आप लोग को भी सुनाई देती होगी, ठीक है ना। चलिए आइए सुनिए, कब वो दिन मेरा आएगा। देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कर रहा है कि मार्काइबो पतन संबंधित है कहाँ से, तो देखिए तो ऑप्शन ए कर रहा है वेनेजुएला, भारत, ऑस्ट्रेलिया और रूस। तो देखो बाबू, तो ये जो आप पतन देख रहे हैं मार्काइबो पतन, यह जो है ना वो आपको वेनेजुएला में, और वेनेजुएला जो है क्या जानते हैं, वो आपको दक्षिण अमेरिका का एक देश है। और इसकी जो राजधानी है ना बाबू, वो आपको कराकस है। क्या है, कराकस है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले जो था, मुद्रा का मूल्य इतना गिर गया था, जिसकी वजह से क्या था जानते हैं, कि आपको ब्रेड वार हुआ था। क्या हुआ था, ब्रेड वार हुआ था। इस बात को आपको याद रखना है। इधर देखिए भारत, ठीक है ना, उसका बाद ऑस्ट्रेलिया, रूस, इस सब के बारे में हम चर्चा किए ही है, ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन सब में। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए, तो इस चीज को आप लोग बढ़िया से देख लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या करे है बाबू, उस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए, सारे लोग ध्यान देंगे, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है बाबू कि टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है प्राथमिक, उसके बाद कह रहा है आपको द्वितीय, क्या है, द्वितीय, उसके बाद है तृतीय का, उसके बाद है आपको पंचम। तो देखिए तो टोकरी बनाना जो है ना, वो आपको प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि प्राथमिक क्रियाकलाप हम किसको कहते हैं। सबसे पहला बात तो देखिए, तो कृषि से संबंधित क्रियाकलाप को प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। और प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है जानते हैं, तो आपको जैसे कृषि हो गया, क्या हो गया, कृषि हो गया, पशु पालन हो गया, क्या हो गया, पशुपालन। इसके अलावा जो हो गया साथियों, मत्स्य पालन, क्या हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ठीक है ना। वानिकी हो गया, इसको भी आपको याद रखना है। वानिकी के अलावा जो हो जाएगा साथियों, खनन हो गया, क्या हो गया, खनन हो गया, ईटीसी कर लीजिए, ठीक है ना। मतलब कि कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको प्राथमिक क्रिया कहते हैं। द्वितीय क्रिया में जो हो जाएगा आपको उद्योग धंधे, क्या है, उद्योग धंधे आ जाएंगे, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, उद्योग धंधे। इसके अलावा आपको विनिर्माण, क्या है, विनिर्माण, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद है आपको तृतीय क्रियाकलाप, इसको कहते हैं सेवा क्षेत्र, क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। और इसके अंतर्गत जो है आपको क्या आएंगे, तो देखिए जैसे व्यापार हो गया, ठीक है ना, परिवहन हो गया, क्या हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, क्या हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ईटीसी। ये सब जो है आपको किसके अंतर्गत आते हैं जानते हैं, तो वो आपको तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो इस सभी बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना बाबू, वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिए। चलिए जब तक हम आप लोगों को देखते हैं, सर मैम के साथ रहते तो बहुत मजा आता। अरे बाबू मैम भी आएगी, ठीक है ना, बस हमें सफल होने दीजिए, क्योंकि मैम सफलता के बाद आती है, पहले तो आ नहीं सकती है, ठीक ना। चलिए आइए देखिए, अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। चलिए देखिए यहाँ सुनिए। अरे भाई साहब मैम भी आएगी लाइव में, टेंशन क्या ले रहे हैं। जब मैम आ जाएगी तो उन्हीं के हाथ से ना चाय पीना है भाई साहब, ठीक ना। हाँ, लाइव में ही बोलेंगे कि मैडम थोड़ा सा चाय बना के लाइए, ठीक ना। मैडम आएगी, वहां पे आप लोग देख लीजिएगा। आइए देखिए क्या कह रहा है, सुनिए कि नागासाकी उदाहरण है किसका। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है तेल पतन का, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है क्या जानते हैं, मत्स्य पतन का, अतरेपी पतन का, इनमें से कोई नहीं, क्या है, कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए आइए, क्यूट लग रहे हैं भाई साहब किरण कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए देखिए, तो ये जो देख रहे हैं ना नागासाकी, ये आपको मत्स्य पतन का क्या है कि आपको एग्जाम्पल है। तो नागासाकी है कहाँ पर, तो यह आपको जापान में, कहाँ है, जापान में। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखो बाबू कि नागासाकी जो है इतिहास में इसलिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 9 अगस्त 1945 को जो होता है अमेरिका के द्वारा क्या होता है जानते हैं, तो आपको एक परमाणु बम जो होता है वो आपको गिराया जाता है, एटम बम, क्या है, एटम बम। बहुत सारा बच्चा कहेगा सर जी आइटम बम गिराया गया था। अरे बाबू आइटम बम नहीं होगा, एटम बम होगा। क्या होगा, एटम बम होगा ना, तो हिंदी में पढ़िएगा तो हो जाएगा वो आपको परमाणु बम, ठीक है ना। और उस परमाणु बम का नाम क्या था, तो उसका नाम था आपको फैटमैन। क्या नाम था, फैटमैन, ठीक है ना। और अमेरिका ने मतलब अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने परमाणु बम गिराने का जो था आदेश दिया था, तो उसका नाम था आपको ट्रूमैन। हालांकि ये सब पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जान लीजिएगा कि ये जो देख रहे हैं ना नागासाकी, वो आपको एक बंदरगाह नगर है, जहाँ से मछली पालन जो होता है, यानी कि मछली से संबंधित चीजों का आयात निर्यात जो होता है खूब किया जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। चलिए आइए,
परमाणु बम गिराया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है बबलू। चलिए आइए अब हम यहाँ से आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए कह रहा है बाबू कि गैरीसन नगर का संबंध किससे है, तो देखिए तो गैरीसन नगर को ही हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो आपको छावनी नगर कहते हैं। और छावनी नगर वह होता है जहां आपको सेना से संबंधित क्या होता है कि आपको कार्यविधि किए जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं छावनी नगर। जैसे देखिए कि आपको अंबाला हो गया, क्या हो गया, अंबाला हो गया, ठीक है ना। महून हो गया, क्या हो गया, महू हो गया। इसके अलावा आप देखिएगा उधमपुर हो गया, क्या हो गया, उधमपुर हो गया, ठीक है ना। और भी कई सारे जो है वो आपको छावनी नगर जो है भारत में जो है वो आपको स्थित है, जहां पर सेना से संबंधित कार्यविधि होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 25 में क्या कर रहा है सुनिए। साथियों बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन है, तो देखिए तो पेरिस कहाँ हो गया, तो यह आपको फ्रांस में हो गया, क्या हो गया, फ्रांस में हो गया, ठीक है ना। इधर देखिएगा लंदन, तो यह कहाँ हो गया, ब्रिटेन में, क्या हो गया, ब्रिटेन में। तो देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं फ्रांस और ब्रिटेन, इसको जोड़ने वाला जो आपको टनल है उसका नाम है आपको चैनल टनल, इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो सभी लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए आइए सुनिए, गौरव बाबू लिख रहे हैं कि सर आप बहुत क्यूट लग रहे हैं, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ना। झूठे ही सही लेकिन हम भी तो खूबसूरत है ना। चलिए आइए, झूठा ही सही तुमने, सॉरी गाना आ गया। देखो यहाँ सुनिए, तो पेरिस और लंदन को जोड़ने वाली जो सुरंग है वो कौन है, तो कहेंगे आपको चैनल टनल है, क्या है, चैनल टनल। तो इस सब बात को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आते होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ मिलती है, देखिए करासन नगर में, मलिन बस्ती में, महानगर में। तो देखिए तो सर्वाधिक प्रदूषण जो आपको देखने को मिलेंगे ना वो आपको महानगर में, क्या है, महानगर में। कभी आप दिल्ली जाइए, ठीक है ना, दिल्ली की अच्छी चीजों को हम देखते हैं, लेकिन उस महानगर में काफी ज्यादा क्या है कि आपको प्रदूषण भी देखने को क्या होता है कि आपको मिलते हैं। जैसे देखिए अभी ठंडी है, क्या है, ठंडी है, ठंडी में देखते हुए कि वहाँ जो लोग होते हैं वो आपको कोहरा से काफी ज्यादा जो होते हैं वो आपको क्या होता है कि आपको प्रभावित होते हैं। तो देखो बाबू सुनो, तो भारत के कुछ महानगर की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए कि आपको दिल्ली हो गया, क्या हो गया, दिल्ली हो गया, कहीं पर अपना लिख लीजिएगा। कोलकाता हो गया, क्या हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है ना। मुंबई हो गया, इसके अलावा आपको चेन्नई हो गया, ठीक है ना। और मेरे सपनों का शहर जो है वो आपको बेंगलुरु है, क्या है, बेंगलुरु है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको हैदराबाद, ये सब भारत के ऐसे महानगर है, ठीक है ना, जिसकी आबादी जो है वो आपको 50 लाख से क्या है कि आपको अधिक है, मतलब करोड़ों में जो है इन महानगर में जो है रहने वाले लोगों की क्या है कि आपको संख्या है। तो सोचिए कि जब एक शहर में इतने सारे लोग रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको प्रदूषण जो होगी वो आपको काफी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। चलिए चुनचुन कुमारी का कमेंट आया कि सर हिंदी में व्याकरण वाला ऑब्जेक्टिव कब लाइव डालिएगा, तो सर हिंदी व्याकरण के सर जिस दिन रेडी हो जाएंगे उसी दिन आपको हम लाइव जो है लेकर उनको आ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए सारे चीजों को थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्योंकि इस बार हम व्यवस्थित नहीं है ना, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए 27 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है बाबू की कुलागड्डी किस देश में अवस्थित है, यह आपको सोना की खान है, किसकी खान है, सोना की। देखिए यहाँ किसका खाना है, सोना, सोना मतलब हो गया कि आपको गोल्ड, क्या है, गोल्ड, नॉट स्लिप वाला सोना, और नॉट वो बाबू सोना, ठीक है ना। कौन वाला था जानते हैं, तो आपको जिसका हम लोग आभूषण क्या कहते हैं कि आपको पहनते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक सोने के आभूषण का क्या होता है कि आपको प्रयोग किया जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। सोचिए कि भारत में सबसे अधिक किस आभूषण का प्रयोग होता है, तो कहेंगे सोने के आभूषण का, ठीक है ना। चलिए आइए, तो देखिए तो ये जो कुलागड्डी सोने की खान है, देखिए करा दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जानते हैं, सी, कनाडा में, क्या है, कनाडा में। और यहाँ से हम प्रश्न पूछेंगे कि बताइए कि भारत में जो है सोना की जो सबसे बड़ी खान है वो आपको कौन है, या भारत में सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपको कौन है। तो देखिए तो भारत में सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपको कर्नाटक है। और कर्नाटक का जो है एक अपने सोना उत्पादक क्षेत्र का नाम सुनिएगा, वो है आपको KGF, क्या है, KGF। KGF करने का मतलब हुआ कि कोलार गोल्ड फील्ड, और इस पर एक मूवी भी आया था, क्या आया था, मूवी भी आया था। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे 28 नंबर में। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए क्या कर रहा है।
कह रहा है कि रेखीय नगर का विकास जो होता है वो आपको किससे होता है, मतलब रेखीय नगर का विकास कहाँ होता है। तो देखिए कह रहा है नदी के सहारे, ठीक है ना, उसके बाद कह रहा है झील के सहारे, पर्वतों पर, मैदानों पर, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो जाएगा आपको नदी के सहारे। किसके सहारे? नदी के सहारे, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपको बिल्कुल सही है। पर्वतों पर देखिएगा तो ज्यादातर आपको सीढ़ीनुमा बस्ती जो होते हैं वो आपको देखने को क्या होते हैं कि आपको मिलते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए देखिए अब क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो देखो बाबू, कह रहा है वृत्ताकार, सीढ़ीनुमा, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको सीढ़ीनुमा। क्या हो जाएगा? सीढ़ीनुमा, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग इसको बढ़िया से केयर करते चलेंगे, और क्वेश्चन बैंक जो है हर हाल में उसका सोल्यूशन जो है वो आपको कर लेना है, ठीक है ना। सर आपको भूख नहीं लग रही है? अरे बाबू हमारा आदत है, ठीक है ना, समझ गए ना। 12 13 14 बैच लेना हमारी आदत है, उसके बाद भी है जो है आपको यहाँ पे हम ऑनलाइन बैच देते हैं, तो हमको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तो आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि सेंटी टाउन का संबंध जो है वो आपको किससे है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है महानगर से, गंदी बस्ती से, जुड़वा नगर से, तटीय नगर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आपको बढ़िया से याद रखना है। देखिए और क्वेश्चन बैंक में बहुत गलत रहता है, इसलिए क्वेश्चन बैंक के सभी प्रश्नों को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। और सारे बच्चे थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि इसमें सीतामढ़ी सिटी के अलावा, ठीक है ना, कि और बच्चे जो है, ठीक है ना, किस किस डिस्ट्रिक्ट से है थोड़ा सा हमें बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट करके बताइएगा कि सीतामढ़ी के अलावा भी कोई छात्र जो है जो आपको अदर डिस्ट्रिक्ट से है, थोड़ा सा हम ये देखें कि हमारी वीडियो जो है कहाँ तक आपको पहुंच पा रही है, ये हम जानना चाह रहे हैं। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं साथियों आगे। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा बाबू कि धनबाद जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए धनबाद को कहते हैं हम लोग कोयला नगरी। क्या कहते हैं? कोयला नगरी। बस अब यहीं से आंसर आपको मिल गया होगा। धनबाद है कहाँ, तो ये आपको झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। तो देखिए तो ऑप्शन ए कर रहा है, देखिए क्या, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। सर कल से आप क्लास लीजिएगा? हाँ बिल्कुल हम क्लास लेंगे। देखिए तो कह रहा है कोयला के लिए, राजधानी के लिए, पर्यटन के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कोयला के लिए। क्या हो जाएगा? कोयला के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। और कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को जो है वो आपको 4 वर्गों में जो है वो आपको बटा गया है। तो देखिए तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला के वो 4 वर्ग कौन कौन है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए तो एक हो जाएगा, आपको लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है ना, एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा एक आपको बिटूमिनस। क्या हो जाएगा? बिटूमिनस। उसके बाद हो जाएगा बिटूमिनस के बाद आपको लिग्नाइट। क्या हो जाएगा? लिग्नाइट। और लिग्नाइट के बाद जो हो जाएगा बाबू रे वो हो जाएगा आपको पीट। तो देखिए तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, वह आपको ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, जो कि आपको बिल्कुल सही है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो है लाइव में बहुत पीछे हैं, लाइव में कृपया करके आप आगे आ जाइए, ठीक है ना। देखिए आगे क्या कर रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए सुरगैया ब्रांड सर, अरे भाई सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अलावा हम बात कर रहे हैं। अगर कोई बच्चे दूसरे शहर से, और आप लोगों का लाइव में संख्या जो है कम हो रही है, थोड़ा सा लाइव में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी जो है अधिक से अधिक थोड़ा सा शेयर कीजिए, मजा आएगी पढ़ाने में, ठीक है ना। आप लोग 1 घंटे में थक जाते हो यार। देख रहा हूँ हम बोल रहे हैं फिर भी हमारे अंदर इतना एनर्जी है, क्या यार आप लोग, मजा नहीं आ रहा है। आप लोग थोड़ा सा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए 32 नंबर में कह रहा है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है कितनी। तो देखिए तो मिलियन सिटी उसे कहा जाता है जिसकी जनसंख्या आपको क्या हो जानते हैं कि आपको 10 लाख से जो हो वो आपको अधिक हो, तो उसको कहते हैं हम लोग मिलियन सिटी। क्या कहते हैं? मिलियन सिटी। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो याद रहेगा मिलियन का मतलब ही होता है आपको 10 लाख। क्या होता है? 10 लाख। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ चीजों को और भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ सुनिए, अगर आप फेवरे संबंधित है तो देखिए फेवरे जो है वो आपको संभववाद से क्या है कि आपको संबंधित है। क्या है? संबंधित है, ठीक है ना। और संभववाद के जनक कहेंगे तो वो आपको मतलब ये है बाइडल डी ब्लासा है। कौन है? बाइडल डी ब्लासा है। तो ये जो देख रहे हैं आपको लुसियन फेवरे, ये भी आपको फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे, ठीक है ना। बाइडल डीला ब्लास जो थे वो भी आपको फ्रांस थे। तो देखिए तो भूगोल में आपको 2 विचारधारा है, एक है आपको संभववाद और एक है आपको नियतिवाद। क्या है? नियतिवाद। तो संभववाद से जो संबंधित है ना वो आपको
कौन है जानते हैं? फेब्रे है। इसके अलावा आपको बाइडल डी ला ब्लास है। क्या है? बाइडल डी ला ब्लास है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझ गए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, और यह जो है ना भूगोल वेता है, ठीक है ना? क्या है? भूगोल वेता है। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है सिक्किम की राजधानी जो है वो आपको कहाँ है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, सिक्किम भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी जो राजधानी है ना वो आपको कहाँ है जानते हैं? तो वो आपको गंगटोक है। क्या है? गंगटोक है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना? तो सिक्किम की राजधानी कहेंगे कहाँ है, तो कहिएगा गंगटोक। कहाँ? तो आपको गंगटोक। तो ऐसे चीजों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको याद रखना है। अब देखिए, अब यहाँ से आगे चलते क्या है, आगे चलते हैं, ठीक है ना? चलिए आइए सुनिए। सर इतना पैसा कमाते बाबू, पैसा नहीं कमाते हैं, ठीक ना? अरे आप लोगों को ये हम फ्री में सेवा दे रहे हैं। आइए देखिए यहाँ सुनिए। ये जो देख रहे हैं सिक्किम, तो सिक्किम भारत का जो है वो आपको 22वां राज्य बना था। क्या राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बनता है? 1975 में। यानी कि सिक्किम पूर्ण राज्य कब बनता है? 1975 में। उसके बाद पूछेंगे कि आपको सहवर्ती राज्य कब बना था? तो सिक्किम जो सहवर्ती राज्य बनता है ना वो आपको 1974 में। सिक्किम जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का राज्य बना था? तो देखिए, तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा जो होता है सिक्किम क्या होता है कि भारत का एक राज्य बनता है। तो साथियों इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो सिक्किम के बारे में बहुत कुछ आपको बताया कि सिक्किम भारत का जो आपको 22वां राज्य बना था वो आपको 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, इस बात को आपको याद रखना है। सहवर्ती राज्य सिक्किम कब बनता है? 1974 में। पूर्ण राज्य कब बनता है? 1975 में। सिक्किम भारत के किस क्रम का राज्य है? 22वां, ठीक है ना? और सिक्किम की राजधानी कहेंगे तो वो आपको गंगटोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगटोक हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए, सारे बच्चे जो इसमें सीतामढ़ी से ही क्या है कि आपको कनेक्टेड है, ठीक है ना? चलिए आइए, अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि मतलब धरावी मलिन बस्ती जो है वो आपको कहाँ है, यह पूछा जा रहा है। देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है आपको मुंबई। उसके बाद क्या कर रहा है जानते हैं? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो देखिए, तो धरावी नामक जो गंदी बस्ती है, ठीक ना, वो आपको एशिया की सबसे गंदी बस्ती है जो आपको है कहाँ? तो यह बाबूरे ये आपको मुंबई में। क्या है? मुंबई। इसीलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें जो सभी देख रहे हैं ना यह भारत के क्या जानते हैं कि सभी के सभी आपको महानगर है। देखिए क्या है? महानगर है, ठीक है ना? तो इस बात को भी आपको याद रखना है। और स्वर्णिम चतुर्भुज जो मार्ग है, ठीक है ना, वो इन्हीं चार महानगरों को क्या है कि आपको जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है ना? तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, तो ये आपको दिल्ली हो गया। क्या हो गया? दिल्ली हो गया, ठीक है ना? इधर देख लीजिएगा थोड़ा समुद्र के किनारे, तो ये आप कोलकाता कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कोलकाता कर दीजिए, ठीक है ना? उसके बाद जो हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए, दिल्ली कोलकाता हो गया। क्या हो गया? सॉरी, कोलकाता कहते हैं, यहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक है ना? यह आपको मुंबई हो गया। क्या हो गया? मुंबई हो गया। चलिए, मिस्टेक भी हुआ तो अच्छा के लिए हुआ, ठीक है ना? पूरब में इधर आइएगा तो आपको कोलकाता मिलेगा। क्या मिलेगा? कोलकाता। और दक्षिण में जाइएगा तो वह आपको नीचे जो है यहाँ पे वो आपको चेन्नई मिलेंगे। क्या मिलेंगे? चेन्नई मिलेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, यह हो गया आपको स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। क्या हो गया? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो भारत के चार महानगरों को क्या करती है कि आपको जुड़ती है, ठीक है ना? तो कभी कभी ये सब भी पूछे जाएंगे। और इस मार्ग की लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है। और यह 4 से 6 लेन वाली क्या है कि आपको सड़क है। क्या है? सड़क है। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए कि स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो कहेंगे सड़क मार्ग से है। किससे है? सड़क मार्ग से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इन चीजों को देख लेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, आज हम 2022 को खत्म करके ही जाएंगे और आप लोगों को जो है थोड़ा सा क्या करना है जानते हैं, एनर्जी शरीर में लेकर आना है। प्रत्येक दिन जो होगा वो आपको 8 से लेकर 10 बजे तक जो होगी आपकी लाइव क्लास होगी, ठीक है ना? तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, सानिया जावेद भाई आप गुड इवनिंग। चलिए, और हेलो डियर फ्रेंड्स के जगह पर आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन बैंक जो है आप उल्टा कर और उसको क्या कीजिए, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना? चलिए आइए देखिए क्या कर रहा है राज। चलिए नमस्ते सभी लोगों को। आइए क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो देखिए ऑप्शन कह रहा है भू क्षारता, मृदा अपरदन, जल जमाव, इनमें से सभी। क्या है? सभी। देखिए, तो मृदा अपरदन होता है क्या?
तो कहेंगे मृदा का अपने मूल स्थान से कटकर अन्य स्थान पे चले जाना क्या कहलाता है, तो वो आपको मृदा अपरदन कहलाता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखिएगा। तो मृदा अपरदन इन सभी कारणों से क्या है कि आपको होता है। दूसरी बात की होता है भूमि का निम्नीकरण जो होता है, भूमि का जो स्तर होता है वो आपको कम होता है, इन सभी वजहों से होता है। इस सबको आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपके एग्जाम में ये मृदा अपरदन की परिभाषा खूब पूछा जाता है, इसीलिए बता दिया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है आपको मतलब पंचपट माली खान जो है किस खनिज से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है सोना, क्या है सोना। उसके बाद कह रहा है बॉक्साइट, यूरेनियम, पेट्रोलियम। तो देखो बाबू इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वह आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, बॉक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। और बॉक्साइट जो है ना वो आपको एल्युमिनियम, क्या है एल्युमिनियम का जो है वो आपको प्रमुख क्या है कि आपको अयस्क कहते हैं। यहाँ से एक बात आएगी कि सर पंचपट माली खान जो है किस राज्य में पड़ता है, तो ये आपको ओडिशा में पड़ता है। और ओडिशा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्या है कि आपको उत्पादक जो है वो आपको राज्य भी है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए सोना का सबसे बड़ा उत्पादक कहेंगे तो बाबू सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में अगर पूछा जाए तो हो जाएगा आपको कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। और इधर जो देख रहे हैं आपको यूरेनियम, इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछेंगे भारत में तो हो जाएगा आपको झारखंड। और पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो है अभी वो आपको कौन है, तो वो हो जाएगा आपको बॉम्बे हाई। क्या हो जाएगा, बॉम्बे हाई। जो भारत के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का जो है लगभग 66% पेट्रोलियम जो होता है वो आपको अकेले उत्पादित करता है। तो ये सब बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी लोग इन प्रश्नों को समझ गए होंगे। जहां भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताओगे, अपने दोस्तों में भी से अधिक शेयर करोगे। आगे देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। तू ही हमर बाबू, आइए देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। तो कह रहा है कि कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होता कौन सी। देखिए कोरोना जो है वो आपको वो जो कोरोना पीरियड देखे होइएगा वो काफी जो था वो आपको एक डिफिकल्ट पीरियड था लोगों के लिए, ठीक है ना। तो देखिए तो कोरोना जो है ना इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है ना वह हमारा श्वसन तंत्र होता है। क्या होता है, श्वसन तंत्र, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा। और कोरोना जो होता है वो आपको कहाँ से फैला था जानते हैं, तो वो आपको चीन के वुहान शहर से जो है पूरे दुनिया में जो था बाबूरे वो आपको क्या हुआ था कि आपको फैला हुआ था। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। कि ये जो कोरोना मतलब बीमारी है ये आपको वुहान जो कि आपको चीन से फैलकर पूरे दुनिया में क्या हुआ था, फैला था। क्योंकि ये चाइनीज से मैंने कुछ खाने पीने लगता है, ठीक है ना, इस वजह से ये सारा चीज जो था वो आपको फैला हुआ था। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये है। सारे लोगों का आंसर भी जो है वो आपको बिल्कुल जो है वो आपको सही आ रही है। बिल्कुल सही है बाबू रे, बिल्कुल सही। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ बातें हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे कि आपको जानेंगे क्या करा नहीं करा, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ सुनिए। तो अगला प्रश्न जो है हमारा क्या करा है समझिए। कह रहा है कि डेसिबल मापन इकाई है किसकी। तो देखिए तो डेसिबल जो मापन इकाई है ना बाबू वो आपको किसका है जानते हैं, तो वो आपको ध्वनि प्रदूषण का है। यानी कि ध्वनि की जो प्रदूषण होती है उसकी माप जो होती है वो आपको डेसिबल से की जाती है, ठीक है ना। चलिए आइए सुनिए। सर नंबर रबर फसल किसे कहते हैं। रबर जो होता है ना वो आपको एक फसल ही होता है, क्या है, फसल ही होता है, ठीक है ना। उसको गूगल से सर्च कर लीजिएगा कि उसका फसल जो होता है किस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ सुनिए। तो डेसिबल जो होता है ना वो आपको क्या है, ध्वनि प्रदूषण की एक क्या है कि आपको मतलब कि मापक इकाई है। इस बात को याद रखिएगा। ध्वनि प्रदूषण किसको कहते थे, एक लाइन में कहेंगे कि कानों को, ठीक है ना, किसको, कानों को अप्रिय लगने वाली जो ध्वनि होती है ना वही आपको ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। इस बात को याद रखना है। ध्वनि प्रदूषण के बहुत सारे स्रोत है, जैसे देखिए लाउड स्पीकर हो गया, ठीक है ना, मोटर गाड़ियों के जो आवाज हो गए वो हो गए, ठीक है ना, कल कारखाने के चलने वाली जो मतलब मशीनें होती है उससे निकलने वाले आवाज हो गए। तो ऐसे बहुत सारे चीजें, फटाके हो गए, ठीक है ना। ये सब जो है आपको ध्वनि प्रदूषण के क्या है, कारण है, ठीक है ना। फटाका हालांकि ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु को भी क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 40 में क्या करें सुनिए। क्या निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है नहावा सेवा बंदरगाह को जो है आपको कहा जाता है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि सर नहावा सेवा बंदरगाह जो है वो आपको कहाँ है, तो यह आपको महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसको आपको याद रखना है। मरमा गोवा बंदरगाह कहेंगे तो यह आपको गोवा में, कल ही इसका क्या हुआ था कि एक लाइव सेशन हुआ था बंदरगाह से संबंधित। मंगलोर बंदरगाह कहेंगे तो यह आपको कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में। कोलकाता बंदरगाह कहेंगे तो ये आपको पश्चिम बंगाल में, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इस चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो देख रहे हैं मरमा गोवा मंगलोर नहावा सेवा, ये सभी जो है वो आपको पश्चिमी तट का क्या है कि आपको बंदरगाह है। जबकि कोलकाता जो है वो आपको पूर्वी तट पर स्थित क्या है कि आपको एक बंदरगाह है। यानी कि पूर्वी तट का क्या है कि आपको बंदरगाह है कौन,
कोलकाता। बाकी इधर जो देख रहे हैं नाहवा सेवा, मंगलोर, मरमा, गोवा, ये आपको पश्चिमी तट का है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए बिल्कुल सही है, सुधीर कुशवाहा आपका राइट आंसर है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए, कह रहा है कि पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर जो है वो आपको स्थित है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पारादीप पतन है कहाँ। तो ये आपको उड़ीसा में, कहाँ है, उड़ीसा में। और आप सबको पता होगा कि उड़ीसा की जो सबसे प्रमुख नदी है वो आपको महानदी है। कौन है, महानदी। इसीलिए पारादीप पतन किसके डेल्टा पर है जानते हैं, तो आपको महानदी पर है। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा की आकृति कैसी होती है, तो बाबू डेल्टा की जो आकृति होती है ना, वो आपको त्रिभुजाकार होती है। क्या होती है, त्रिभुजाकार। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इन सभी चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न। आप लोग इसका आंसर जो है दे सकते हो, ठीक है ना। सदाबहार होता है, बिल्कुल सही है। किरवर का पौधा जो होता है सुंदर और सदाबहार होता है, बिल्कुल सही है। चलिए और आप लोग सेशन को थोड़ा सा अपने दोस्तों में भी जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है ना। सेशन को शेयर कीजिए आप लोग अधिक से अधिक, ताकि मुझे भी मजा आए पढ़ाने में आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि मुक्त आकाश नीति लागू की गई थी कब। तो देखिए कह रहा है 1992 में, 1972 में, क्या है 1972 में, 2011 में, 2021 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपको बिल्कुल जो है वो आपको सही है। और उस समय जो भारत में क्या है कि आपको सरकार जो थी वो आपको किसकी थी, तो क्या कहेंगे जानते हैं, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए। कह रहा है बाबू कि सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया जो है वो आपको कहाँ अवस्थित है। देखिए क्या कह रहा है कि सलाया मथुरा। तो सलाया जो हो गया है ना वो आपको गुजरात में, याद रखिएगा। और ये जो मथुरा देख रहे हैं ना, ये आपको कहाँ जानते हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन कर रहा है कि सलाया मथुरा पाइपलाइन में सलाया कहाँ स्थित है, हो गया आंसर कहाँ जानते हैं, तो आपको गुजरात में। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। और गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो कहेंगे आपको अहमदाबाद, ठीक है ना। देखिए राज्य राजधानी भी आपके क्वेश्चन में जो होते हैं आपको पूछे जाते हैं, अहमदाबाद कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तमिलनाडु की राजधानी कहेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा आपको चेन्नई। क्या है, चेन्नई हो जाएगा। पंजाब की राजधानी कहेंगे तो ये आपको चंडीगढ़ हो गया। कहाँ हो गया, चंडीगढ़ हो गया। उसके बाद बिहार की राजधानी कहेंगे तो आपको पटना। क्या है, पटना। तो सब कुछ आप बढ़िया से थोड़ा बहुत याद रखिएगा, क्योंकि राज्य राजधानी से भी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सभी लोगों का जो आंसर है वो आपको बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही। जितने भी लोग आंसर दिए हैं सभी लोगों का आंसर जो है बिल्कुल बिल्कुल जो है बाबू वो आपको राइट है। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से आगे, और अगला प्रश्न जो है क्या कर रहा है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए, कह रहा है कि आपको हाँ, ओला मकाली मतलब नौका दौड़, ठीक है ना, यानी कहाँ का है। तो देखिए तो नौका दौड़ जो है ना बाबू, वह आपको जो है केरल से संबंधित खेल है। क्या है, केरल से संबंधित खेल है। और एक चीज याद रखिएगा कि केरल जो है भारत में क्या जानते हैं कि आपको सर्वाधिक जो है आपको साक्षरता दर वाला क्या है कि आपको राज्य है। तो केरल की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 93.91% है। उसके बाद केरल में एक चीज आप और याद रखिएगा क्या, कि साक्षरता दर तो सबसे अधिक है ही, साथ साथ लिंगानुपात भी आपको ज्यादा है। केरल का लिंगानुपात 284:1000। इसका मतलब है कि आपको 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है 1084 है। तो ये सब भी आप अच्छे से याद रखेंगे। बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे आगे है। गुजरात के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे लंबा समुद्र तट जो है इसी का है। असम के बारे में बात करेंगे तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सब पर कुछ ना कुछ चीजें हैं जिसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए आइए सुनिए, एक बच्चे का प्रश्न है। गोलू मिश्रा सर, आई एम ए साइंस स्टूडेंट इन क्लास 12th। I have passed intermediate in last year. Now I am studying in Patna University with sociology UG। चलिए हाँ, जो भी आपको बाबू दिक्कत हो गोलू मिश्रा, ठीक है ना। तो देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो होगा लास्ट में वो आपको टेलीग्राम का जो है लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से मुझसे पर्सनली जो है बात कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी दिक्कत होगी वो हम आपको सारे चीज बताएंगे, ठीक ना। चलिए आइए सुनिए, अब जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए कह रहा है बाबू कि बेस्ट सेंट्रल रेल मंडल, ठीक है ना। तो देखिए भारतीय रेलवे को जो है आपको सुविधा की दृष्टि से जो है वो आपको कई भागों में जो है क्या है कि आपको बांटा गया है। क्या है, मतलब अच्छे से संचालन हो सके इसके लिए। तो देखिए बेस्ट मतलब हो गया पश्चिम। क्या हो गया, पश्चिम। देखिए आप लोग अपने आंसर दे दीजिएगा।
सेंट्रल मतलब हो गया आपको मध्य, क्या है मध्य। तो क्या पूछा जा रहा है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, तो पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ना, वो आपको जबलपुर है। कहाँ है, जबलपुर, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जबलपुर कहाँ है बाबू, तो ये आपको मध्य प्रदेश में। इन चीजों को याद रखिएगा। हाजीपुर में जो है वो आपको पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, किसका मुख्यालय है, पूर्व मध्य रेलवे। अक्सर आप लोग इससे यात्रा करते होंगे। उसके बाद है चेन्नई में, तो बाबू दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है ना, वो आपको कहाँ है जानते हैं, तो वो आपको चेन्नई में है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। और गांधीनगर जो है वो क्या है, तो कहेंगे वो आपको गुजरात की राजधानी है। तो उम्मीद है कि आपको सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और जहां भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके जरूर बताओगे लास्ट में, ठीक है ना। अगर हम आपके कमेंट को रीड नहीं कर पाए तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ बातें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए सुनिए, कह रहा है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है किससे। तो देखिए, तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है वो आपको गद्दी जनजाति से क्या है कि आपको संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका, ये आपको राइट है। बाकी इसमें गद्दी देख रहे हैं, मसाई देख रहे हैं, बेंदा देख रहे हैं, ये सभी जो है ना वो आपको एक जनजाति है। क्या है, जनजाति है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। चलिए, तो ऑप्शन में दे देगा कभी कि बताइए कि गद्दी, मसाई, बेंदा, बुशमैन ये सब क्या है, तो कहेंगे वो आपको एक जनजाति है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, चर्चा करते हैं। सुनिए, करा है आला पूजा, क्या है, आला पूजा, नॉट पूजा, ठीक है ना। औद्योगिक केंद्र जो है किस राज्य में अवस्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, करा है बिहार, सिक्किम, त्रिपुरा, केरल। तो बाबू ये जो देख रहे हैं अला पूजा औद्योगिक केंद्र, वह जो है आपको कहाँ जानते हैं, तो आपको केरल में। और केरल के बारे में बहुत सारी विशेषता जो है वो हम आपको बताएं। चलिए, त्रिपुरा, तीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य जो है वो आपको त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से जो है वो आपको क्या जानते हैं कि तीन ओर से जो है घिरा हुआ है। सिक्किम, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, याद रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जो अगर राज्य पूछेंगे तो वह कौन है जानते हैं, तो जनसंख्या सबसे कम जो है वो आपको सिक्किम में। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा क्या है कि आपको राज्य है। और जनसंख्या घनत्व के मामले में पहला है, क्या है, पहला है, समझ गए ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेंगे बिहार का क्रम, तो वो आपको बारहवां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बारहवां हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। इसलिए इसका राइट आंसर हम दे देते हैं ऑप्शन नंबर डी। और कैसी लग रही है आप लोगों को क्लास, अपना फीडबैक जो है जरूर देंगे, ठीक है ना। सारे लोग जो है अपने दोस्तों में भी थोड़ा सा सेशन को शेयर कीजिए। देखिए, बड़ा मेहनत लगता है, ठीक है ना। देखते हैं बैच लेकर आए हैं, उसके बाद से जो होता है इसमें लगे थे ताकि आप लोगों के लिए एक अच्छा क्लास जो है लेकर हम आज तक शनि राज करें। हेलो सर, थोड़ा आप देर से आए बाबू, सवेरे आ जाया कीजिए। चलिए आइए, देखिए अब हम चलते हैं आगे, क्या कर रहे हैं सुनिए। कह रहा है नेक्स्ट, देखिए कि पैकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है। तो देखिए, तो पैकारा जो जल विद्युत परियोजना है ना, वो आपको तमिलनाडु में, कहाँ है, तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। इधर पूछेंगे पंजाब में, तो कहेंगे भाखरा नांगल, क्या है, भाखरा नांगल बांध जो है वो आपको कहाँ है जानते हैं, तो वो आपको पंजाब राज्य में, जो कि आपको सतलज नदी पर है। तीन चीजों को याद रखिएगा। असम से थोड़ा सा विशेषता जान लीजिए, तो आपको डिगबोई, क्या है, डिगबोई तिल शोधनशाला जो है वो आपको कहाँ है, असम में। मणिपुर में कहेंगे तो आपको कुकी और मताई जनजाति जो है, ठीक है ना, वो आपको मणिपुर की प्रमुख जनजाति है। कुकी और क्या कहेंगे, तो आपको मताई, यह दोनों जनजाति कहाँ की है, तो कहेंगे आपको मणिपुर का। तो देखिए, तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए ना, आप उन चीजों को देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत अपने से जो है मतलब कि प्रश्न में सही प्रश्न को ढूंढिए, ठीक है ना। और उसको चेन जोड़कर जो है ना, जैसे हम लोग चेन जोड़ते हैं उस प्रकार से चेन जोड़कर इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, तो भी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए क्या करा है, इसका राइट आंसर तो समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्या करा है, सुनिए। सब क्वेश्चन जो है पार्ट बी से भूगोल का पूछा जा रहा है। देखिए, पार्ट ए से शुरू के 2 प्रश्न 3 प्रश्न था, बाकी इधर जो देख रहे हैं सारा प्रश्न जो है वो आपको पार्ट किस से है, बी से है। सोचिए कि पार्ट बी भूगोल का कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, कह रहा है कि हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है। तो देखिए, हुबली सूती वस्त्र केंद्र जो है ना बाबू, वो आपको कर्नाटक में, क्या है, कर्नाटक में। तो देखिए, तो हुबली पूछेंगे तो क्या कहिएगा, तो आपको कर्नाटक में। इसी में पूछ देंगे हुगली, क्या पूछ देंगे, हुगली। तो हुगली जो हो जाएगा ना वो आपको पश्चिम बंगाल में, क्या है, पश्चिम बंगाल में। तब बात को समझिएगा, ठीक है ना, बिन पकड़िएगा क्या कर रहा है, सुनिए। तो हुगली कहेंगे तो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। और इधर पूछेंगे हुबली तो कहिएगा कहाँ, कर्नाटक में, क्या है, कर्नाटक में। तो इन चीजों को याद रखना है। और हरियाणा, क्या है, हरियाणा। तो हरियाणा के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि भारत में सबसे आपको कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है ना वो आपको हरियाणा है, ठीक है ना। और बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918। देख लो बाबू, बिहार में सुन लीजिए, अगर रहते हैं, अगर ब्याह हुआ करना है तो सरकारी नौकरी इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है, तो देखिए बिहार में 1000 पुरुषों पर जो महिला की संख्या है ना वो आपको कितना है जानते हैं, तो केवल केवल जो है वो आपको 918 है। मतलब 72 पुरुष ऐसे भी बाबू
जेकर विवाह नहीं होता है, क्या है, नहीं होता है। कोनो जो होगा हम जैसे वो डबल के फिराक में होगा, तो वहां पर भी देख लीजिए कि कम से कम मान लीजिए कि 100 ऐसे पुरुष है जेकर ब्याह नहीं हो सकता है, क्या है, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सारी बात आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, समझते हैं इसको, ठीक है ना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि बिजाग संबंधित है, तो देखिए तो बिजाग जो संबंधित है ना, वो आपको लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। और ये जो बिजाग है ना, ये आपको विशाखापट्टनम बंदरगाह के क्या है कि आपको नजदीक है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि यह किस बंदरगाह के नजदीक है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, विशाखापट्टनम बंदरगाह के नजदीक है। इसका मतलब बिजाग और विशाखापट्टनम का जो संबंध है वह आपको भारत के किस राज्य से है, ठीक है ना। तो वह है आपको किससे जानते हैं, तो आपको आंध्र प्रदेश से, किससे है, आंध्र प्रदेश से। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न आए आप उसे देख लीजिएगा। और भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है ना, वो आपको कौन है जानते हैं, तो आपको विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो आपको एक लैंड लॉक बंदरगाह है या भूमि बद्ध बंदरगाह है, जो कि आपको डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे जो है वो आपको अवस्थित है। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए आप उसे देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 51 में क्या कर रहा है सुनिए। देखिए शशि रंजन कह रहे हैं कि सर गाना सुनाइए ना। अरे बाबू गाना सुनाएंगे, गाना तो हमको उतना अच्छा नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी गा देंगे, ठीक है ना। हमको तो देखते हैं भोजपुरी गाना आता है, भोजपुरी गाना लाइफ में, सॉरी क्या कहते हैं, लाइव क्लास में आपको सुनाएंगे तो मजे नहीं आएगा कि। चलिए आइए देखिए, हिंदी गाना कल से याद करके आएंगे, ठीक है ना, और उसके बाद सुनाएंगे, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है सुनिए। तेरे वास्ते फलक से चांद लाऊंगा, देख लीजिए क्या कह रहा है कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है पल्ली बस्तियां, पहला चीज। दूसरा कह रहा है गुच्छित बस्तियां। उसके बाद है आपको परी विकीर्ण बस्तियां, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, गुच्छित बस्तियां, क्या हो जाएगा, गुच्छित बस्तियां। और ये जो आप देख रहे हैं बुंदेलखंड प्रदेश, ये आपको उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि आपको पड़ता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पानी की बड़ा दिक्कत है, क्या है, दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, उस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए साथियों, कह रहा है कि निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर कौन है, मतलब उत्तर भारत में आपसे पूछा जा रहा है कि अवस्थित नगर कौन है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है पुणे, तो पुणे क्या है बताइए, था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र तो हो गया पश्चिम भारत का राज्य, ठीक है ना। चेन्नई ये आपको तमिलनाडु, दक्षिण भारत में क्या है, दक्षिण भारत में, ठीक है ना। कोच्चि हो गया केरल, यह भी आपको दक्षिण भारत में क्या हो गया, दक्षिण भारत में। और आगरा जो हो गया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से उत्तर भारत में, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, ये जो देख रहे हैं आगरा शहर, इसकी स्थापना 1504 में होती है, कितना में होती है, 1504 में। और इसकी जो स्थापना करते हैं कौन करते हैं जानते हैं, तो आपको सिकंदर लोदी करते हैं। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आगरा में ही क्या है जानते हैं, तो आपको ताजमहल है, क्या है, ताजमहल है। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, क्या है, आगे चलते हैं। और कुछ बात है जिस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। सुनिए क्या करा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि गाजियाबाद एक उदाहरण है किस चीज का। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है प्राचीन नगर का, सेटेलाइट नगर का, मध्यकालीन नगर का, आधुनिक नगर का। तब पहले जान लीजिए कि गाजियाबाद है कहाँ, ये तो पूछा जाएगा। तो गाजियाबाद जो है ना बाबू, यह आपको उत्तर प्रदेश में कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और ये जो है आपको एक मध्यकालीन नगर है, कैसा नगर है, एक मध्यकालीन नगर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह आपको बिल्कुल क्या है, किसका राइट आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है इसका सी, वो बिल्कुल सही है। अब चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ सुनिए, चलिए आप लोग भी इसका आंसर जो है दे सकते हो। देखिए क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ज्वार एक मोटा अनाज है, क्या है, मोटा अनाज है। और ज्वार उत्पादन में जो आपको अग्रणी राज्य है, इस ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि आपको महाराष्ट्र, उड़ीसा, उसके बाद है आपको गोवा, मेघालय। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर जहाँ सॉफ्टवेयर पार्क अवस्थित है, गोवा की राजधानी हो गया पणजी, क्या हो गया, पणजी। मेघालय की जो राजधानी हो गया वो आपको शिलोंग। और मेघालय मतलब मेघालय को हम लोग कहते हैं मेघों का घर, क्या कहते हैं,
मेघों का घर, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं आपको ऑप्शन नंबर ए, यह आपको इसका क्या है कि बिल्कुल जो है वो आपको राइट आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए एक नया पेन को ट्राई करते हैं कि इससे अच्छा दिखता है कि नहीं दिखता है। जैसे देखिए गोवा की राजधानी, तो गोवा की राजधानी जो है वह कहाँ है? वो आपको, अरे भाई भागो मत, तो वो आपको पणजी है। क्या है? पणजी है। वाह, इससे भी अच्छा लिखा जाता है। चलिए थोड़ा सा इस पे भी ट्राई कर लेते हैं। आइए, इसका राइट आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? तो देखिए, तो हरित क्रांति से जो सर्वाधिक प्रभावित फसल था ना, वो आपको कौन था जानते हैं? तो वो आपको गेहूं था। तो यहाँ से एक बात आती है, क्या जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है वो आपको कब होती है? तो साथियों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में होती है। इस बात को आपको याद रखिएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो कहना 1960 के दशक में। क्या कहेंगे? 1960 के दशक में। और हरित क्रांति के जनक जो भारत में थे वो आपको कौन थे? तो कहेंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इस बात को भी आपको याद रखना है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। चलिए, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्या है? एक क्वेश्चन है, बताइए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? यह प्रश्न आपको बताना है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। जल्दी से आप लोग कमेंट करके क्या करेंगे? बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, और हरित क्रांति जिस समय शुरू हुई थी उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या है? इंदिरा गांधी। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए, तो क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हरित क्रांति का जो सबसे कम प्रभाव पड़ा था वो आपको दलहन पर पड़ा था। क्या हुआ था? दलहन पर पड़ा था सबसे कम प्रभाव। क्या है? सबसे कम प्रभाव। और हरित क्रांति से प्रभावित राज्य में आएंगे तो आपको पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। हरियाणा। क्या है? हरियाणा। और क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? पश्चिम उत्तर प्रदेश। यह हरित क्रांति से सर्वाधिक क्या था कि आपको प्रभावित जो था वो आपको राज्य था। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या करा है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए, कोई बच्चे नहीं है जो आपको आंसर बता रहे हैं। क्या पढ़ते हो यार तुम लोग? देखो यहाँ सुनो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या करा है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ सुनिए। अरे भाई, अगला प्रश्न तो आ ही गया था। देखिए, कह रहा है कि भारत में चाय की खेती कहाँ आरंभ की गई थी? तो देखिए, तो भारत में जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, अरे एम एस स्वामीनाथन जो है भाई, भारत में हरित क्रांति के जनक थे। हम विश्व में पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ सुनिए, कह रहा है कि भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई थी? देखिए, कह रहा है ब्रह्मपुत्र घाटी, नीलगिरी, ठीक है ना, डालमा हिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र घाटी। यानी कि असम से भारत में चाय की खेती क्या होती है कि आपको प्रारंभ होती है। इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और भारत में चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बाबूरे, वह आपको असम है। कौन है? असम है। असम के अलावा जो हो जाएगा वो आपको पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। और उसके बाद जो चाय का उत्पादन होता है ना, वो आपको नीलगिरी पहाड़ी पर होता है। कहाँ होता है? नीलगिरी पहाड़ी पर। तो देखिए, नीलगिरी पहाड़ी पर चाय और कॉफी दोनों का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए सुनिए, हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे, तो वो आपको भारत में थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक कहेंगे तो हो जाएगा आपको नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है अरेबिका जो है, रोबास्ता, ठीक है ना, अरेबिका रोबास्ता हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब जो है वो आपको कॉफी का क्या है कि आपको एक प्रकार है। और एक चीज याद रखिएगा कि भारत में, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो देखो लाडलो, भारत में कॉफी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना, वो आपको कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है, याद रखना है, ठीक है ना। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक कहेंगे वो कौन हो जाएगा जानते हैं? तो आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए, धान का सबसे बड़ा उत्पादक पूछेंगे, मतलब चावल का, तो हो जाएगा आपको कौन जानते हैं? तो आपको पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए मेरे साथ भी। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम। क्या हो जाएगा? असम, ठीक है ना। और सारे लोग जो है अपना रिजल्ट जो है जरूर हमें बताइएगा, ठीक है ना। और हम जो पढ़ाते हैं उससे आपको बेनिफिट हो रही है या नहीं हो रही है, क्वेश्चन सब आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सब भी बताइएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए देख लीजिए, और 2022 का ये क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है। चलिए आइए अब देखते हैं आगे क्या कर रहा है, सुनिए। सारा का सारा जो है यार तुम लोग थक गए हो, थोड़ा सा बढ़िया से जो है बताइए ना। क्या यार तुम लोग, अरे सेशन को शेयर करो ना यार, अधिक से अधिक जो है अपने दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कीजिए, मजा आएंगे, ठीक ना। चलिए देखिए अब सुनिए क्या करा है। कह रहा है निम्न में से जूट का उत्पादक राज्य जो है वो आपको कौन है? तो देखिए, तो जूट का जो आपको उत्पादक राज्य है तमिलनाडु, कर्नाटक, असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। और इसी में पूछ देंगे कि भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपको पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल है। इस बात को याद रखिएगा।
और लेकिन पश्चिम बंगाल तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको असम हो जाएगा। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो क्षेत्र है वहां पे ही क्या होता है कि जूट का सबसे ज्यादा जो होता है आपको उत्पादन होता है। तो देखिए, तब भारत में पश्चिम बंगाल और बाकी जो जूट उत्पादक क्षेत्र है वो आपको बांग्लादेश के पास जो है वो आपको अभी जो है चला गया है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए, घुमा के फिरा के जैसे भी आए, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में है? तो देखिए, मेरठ जो आपको भारत में खेल क्या है, खेल सामग्री क्या है, सामग्री बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो आपको कहाँ है जानते हैं? तो यह आपको उत्तर प्रदेश में, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह खेल सामग्री बनाने के लिए क्या है कि आपको प्रसिद्ध है। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करे बाबू, उस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सुनिए, कह रहा है कि नीरू मीरू संबंधित है किससे? तो देखिए, तो नीरू मीरू जो है ना वो आपको आंध्र प्रदेश में क्या कहेंगे, आंध्र प्रदेश में क्या जानते हैं कि आपको जल संभर प्रबंधन से क्या है कि आपको संबंधित है। यानी कि जल का प्रबंधन कैसे हो, मतलब कि रुकावट उसका कैसे हो, ठीक है ना। मतलब जल को कैसे संरक्षित किया जाए, ठीक है ना। इससे संबंधित एक योजना जो चलाई जा रही है आंध्र प्रदेश में, उसी का नाम है आपको नीरू और मीरू, ठीक है ना। तो इस सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है ए, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उस पर बात करते हैं। बिल्कुल सही है, दीपक का आंसर जो आया है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। गुंजा का भी आंसर सही आया था। चलिए देखिए आगे क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है लूनी नदी के प्रवाह की दिशा क्या है? तो देखिए, तो लूनी नदी जो होता है ना बाबू, वो आपको पश्चिम की ओर क्या होती है कि आपको प्रवाहित होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा। पश्चिम की ओर बहुत सारी नदी प्रवाहित होती है, जैसे देखिए कि आपको नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, माही हो गया, ठीक है ना, साबरमती हो गया, पेरियार हो गया, जुआरी हो गया, मंडवी हो गया। ये सब ऐसी नदियां है जो आपको पश्चिम की ओर क्या होती है कि आपको प्रवाहित होती है। तो सारे चीज आपको बढ़िया से देख लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है बी, वह बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। हम यहाँ पर ए बता दिए थे, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख लीजिए, यह बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ऑप्शन सी होगा 58 का, ठीक है ना। तो देखते रहिएगा, हम आगे आ चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है तांबा के लिए, कोयला के लिए, क्या है, कोयला के लिए, हीरा के लिए, चांदी के लिए। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं रानीगंज ना, यह आपको कोयला के लिए क्या है कि आपको प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए, तो रानीगंज है कहाँ? तो देखिए, रानी का बाजार आपको मिलेंगे पश्चिम बंगाल में। देखिए हिस्ट्री पढ़े होइएगा। गंज का मतलब जो होता है क्या होता है जानते हैं? तो गंज का मतलब जो होता है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, वो आपको क्या होता है, ध्यान से सुनना है आपको। गंज मतलब जो होता है वो आपको बाजार होता है। तो रानीगंज कहाँ है? तो आपको पश्चिम बंगाल में। इसी में पूछ देंगे रानीपेट, जहाँ उर्वरक का पहला कारखाना खुला था, ये आपको तमिलनाडु में, कहाँ है, तमिलनाडु में। देखिए ये भी याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको रानी का खेत। तो रानी खेत जो हो गया है ना, वो आपको कहाँ जानते हैं? तो ये आपको उत्तराखंड में हो गया। कहाँ हो गया? उत्तराखंड में। तो देखिए, तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछा जाए, आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। रानीगंज है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। रानीपेट जहाँ उर्वरक का कारखाना है, कहाँ है? तमिलनाडु में। रानीखेत पर्यटक स्थल है जो कहाँ है, तो आपको उत्तराखंड में। तो देखिए, तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बहुत आगे तक जाइएगा। देखिए आगे क्या कर रहा है, सुनिए। देखिए, पढ़ाई जो है ज्यादा मेहनत करके नहीं करना है। पढ़ाई जो करना है ना, वो आपको एक रणनीति के तहत करना है, एक प्लानिंग के तहत करना है। एक एक घंटा पढ़ेंगे ना, मन से पढ़ेंगे। ये जरूरी नहीं कि हाँ 5 घंटा पढ़ेंगे, भाई साहब बहुत दिन किताब लेके बैठा हुआ है, देखिए ना उसका नंबर नहीं आ गया था, किसका आ गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे साथ बैच में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भर भर दिन पढ़ा करते थे ना, वो आज बेरोजगार है, उससे कुछ नहीं हो पा रहा है। नहीं वो सही से पढ़ा हुआ है जो किसी को पढ़ा भी सके, नहीं वो जो है आपको नौकरी भी कहीं कर सके, क्योंकि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है ही नहीं। तो देखिए, तो जिंदगी में सब काम कीजिए प्लानिंग के तहत कीजिए, ठीक है ना। प्लानिंग के तहत कीजिएगा, लाइफ में बहुत आगे बढ़िएगा। देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा बाबू रे कि पानीपत तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो देखिए, तो पानीपत तेल शोधन कारखाना जो है आपको हरियाणा में। इसी में पूछ देंगे कि बरौनी तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो देखिए, तो बरौनी तेल शोधन कारखाना जो हो जाएगा ना, वो आपको कहाँ होगा? तो देखिए, तो बरौनी जो हो जाएगा वो आपको बिहार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बिहार में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कहेंगे तो मथुरा नामक जो तेल शोधन शाला है वो आपको कहाँ जानते हैं? तो आपको कहाँ, तो कहेंगे
आपको उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो है बिल्कुल सही है जीके ज्ञान जी आपका। देखिए अब असम में बात करते हैं, तो डिगबोई क्या है, डिगबोई नामक जो तेल शोधनशाला है वो आपको कहाँ है, तो आपको असम में। तो पूछ दिया जाएगा कि बताइए डिगबोई कहाँ है, असम में। मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। बरौनी कहाँ, बिहार में। बरौनी तेल शोधनशाला बिहार का जो है एकमात्र तेल शोधन कारखाना है, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा, कसम से। तो हमको भूख लग गया पता है, लेकिन कोई बात नहीं है, अब 7 क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। देख लेंगे। और भूख जी थोड़ा सा शांत हो जाइए, ठीक है ना। हमारे बच्चे जो है सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम उनको छोड़कर जा नहीं सकते हैं। आइए, कह रहा है कि भद्रावती का संबंध जो है, ए बाबू, कौन बत्ती के है? तो देखिए भद्रावती, नॉट फुलवती, ठीक ना। तो देखिए कह रहा है कि भद्रावती का संबंध किससे, तो कह रहा है कि लौह इस्पात, उसके बाद सूती वस्त्र से, पेट्रो रसायन से, क्या है, पेट्रो रसायन से, बंदरगाह से। तो देखिए तो भद्रावती का जो संबंध है ना बाबू, वो आपको लोहा इस्पात कारखाना से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न आ गया कि सर जी भद्रावती लौह इस्पात कारखाना जो है कहाँ है। तो भद्रावती जो लौह इस्पात कारखाना है ना बाबू, वो आपको कहाँ जानते हैं, तो यह जो है वो आपको कहाँ, तो कहेंगे आपको कर्नाटक में। क्या कहेंगे, कर्नाटक में। तो इन चीजों को बढ़िया से आप देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या है, कि आपको सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ सबसे अधिक है, मतलब कि स्वेज नहर से सबसे अधिक लाभ जो है इसमें से कौन सा बंदरगाह कमाता है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए स्वेज नहर से सबसे अधिक लाभ इसमें से जो होता है ना, वो आपको कोच्चि पतन को। और कोच्चि पतन कहाँ है, तो वो आपको केरल में। कोलकाता पतन कहाँ हो जाएगा, तो याद रखिएगा यह आपको पश्चिम बंगाल में। देखिए इस सब आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न सब है, ठीक है ना। चेन्नई पतन कहेंगे कहाँ है, तो ये आपको तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। उसके बाद हो जाएगा बाबू पोर्ट ब्लेयर पतन, यह कहाँ है, तो आपको अंडमान में। कहाँ है, अंडमान। और क्या कहिएगा जानते हैं, निकोबार। क्या है, निकोबार जो द्वीप समूह है उसी में यह जो पतन है वो आपको स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल सही है। तो स्वेज नहर के बनने से आपको पश्चिम तट के बंदरगाह को क्या हुआ, कि थोड़ा सा ज्यादा जो है वो आपको लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखिए क्या कर रहा है सुनिए, इसका राइट आंसर तो समझ गए होइएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा बाबू कि निम्न नगरों में से कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है, मतलब गुजरात का कौन सा नगर नहीं है, यह पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है सूरत, ठीक है ना, सूरत, नासिक, राजकोट, कांडला। तो देखिए तो इसमें से सूरत भी गुजरात में है, ठीक है ना, राजकोट भी गुजरात में है, कांडला भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नासिक, क्योंकि नासिक जो है वो आपको महाराष्ट्र में। क्या है, महाराष्ट्र में। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा सेशन को जो है अपने दोस्तों में भी थोड़ा शेयर कीजिए, ठीक है ना। जितने भी ग्रुप है आपके सभी ग्रुप में उसको शेयर कीजिए। जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा सेशन को शेयर कीजिए, मजा आएगा फिर पढ़ाने में। देखिए कह रहा है कि भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है, तो उसका वितरण कैसे हो, उपलब्धता क्या है, ठीक ना, उसका संरक्षण कैसे किया जाए। तो ये सभी जो है भारत में क्या जानते हैं कि जल संसाधन से जुड़ी हुई जो है वो आपको समस्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। आगे देखिए क्या कर रहा है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए सुनिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है। तो देखिए तो इसमें से छत्तीसगढ़ में देखिए नोआ मंडी, तो नोआ मंडी, किरीबुरू, ठीक है ना। तो यह सब जो है वो आपको कहाँ है जानते हैं, कि आपको मेरे हिसाब से झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में। बेला टीला जो है वो आपको छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बादाम पहाड़ कहेंगे तो ये आपको उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। तो देखिए तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि निम्न से कौन सा लौह स्थान छत्तीसगढ़ में, तो इसमें से छत्तीसगढ़ में कौन है, बेलाडीला, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को जो है क्या किया गया जानते हैं, कि आपको 4 भागों में जो है वो आपको बटा गया। क्या है, बटा गया है। तो उसको भी आपको याद रखना है। किसको, तो आपको कोयला को। आप पूछेंगे लॉ एस को, ठीक है ना। तो मुख्यतः लॉ एस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से आपको किसको याद रखना है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, इस सबको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं आगे। इसका राइट आंसर हो गया बेलाडीला कहाँ, तो छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, क्या निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है, ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि परमाणु खनिज कौन है, यह पूछा जा रहा है। तो यूरेनियम हो गया, ठीक है ना। यूरेनियम के अलावा जो हो जाएगा यहाँ पे दे दीजिए थोरियम। क्या दे दीजिए, थोरियम दे दीजिए। जर्कोनियम हो गया, ठीक है ना। ग्रेफाइट हो गया, क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया बाबू रे, याद रखना। एंटीमनी हो गया, क्या हो गया, एंटी मनी हो गया, ठीक है ना। बेनेडियम हो गया, क्या हो गया, बेनेडियम। ये सब जो है ना
तो आपको कैसा खनिज है, देखिए वेनेडियम, ये सब जो है आपको परमाणु खनिज है, यानी कि रेडियो सक्रिय खनिज है। तो आपके एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 70 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा सिंदरी प्रसिद्ध है किस लिए है? तो देखिए, तो सिंदरी जो है ना, वो आपको उर्वरक कारखाना के लिए क्या है कि आपको प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और सिंदरी नामक कारखाना जो है वो आपको तत्कालीन बिहार में 1951 में क्या हुआ था कि आपको स्थापित हुआ था। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो उम्मीद है साथियों कि आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए कि आज 2022 में जो भी आपको प्रश्न पूछे गए थे भूगोल का, ठीक है ना, बिहार बोर्ड के द्वारा यानी BSEB के द्वारा, उसका हम लोग क्या कर लिए कि फुल्ली सॉल्यूशन जो है वो आपको किए हैं, ठीक है ना। कल जो है किसी एक चीज को लेकर हम आएंगे, अभी उसका प्लानिंग नहीं कि कल क्या लेकर आएंगे। उसके बाद जो है फिर साथियों हम लोग आगे के चीजों को देखते चलेंगे, और यहाँ से एग्जाम भर जो है आपको लाइव क्लास जो है प्रतिदिन जो है हम देने का प्रयास करेंगे, अगर हमारा स्वास्थ्य जो है सही रहा तब, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।